स्टूडेंट, विद्या क्रिएटर से मैं निशा। आज आप लोगों को समाजशास्त्र फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर शुरू हो रहा है उसके पेपर सॉल्व करा रही हूँ। आज मैं फर्स्ट पेपर आपके सामने लेके आई हूँ, तो इसमें देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एज इट इज़ मैं आपको क्वेश्चंस याद कराने का प्रयास करूँगी। मेन जो मेरा मकसद है वो क्वेश्चन अभी प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 9 दिन का समय है और हमको 4 पेपर कवर करने हैं, तो हम सिर्फ सीरीज को ही उठा करके आपको क्वेश्चन एज इट इज़ याद कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगस्त कॉम्ट की प्रसिद्ध रचना बताइए। अगस्त कॉम्ट जी की आपको प्रसिद्ध रचनाएं बतानी है। तो अगस्त कॉम्ट सबसे पहले जान लेते हैं कहाँ से थे। तो वो फ्रांस के समाजशास्त्री थे। पूछा जाता है कि अगस्त कॉम्ट कहाँ के समाजशास्त्री थे, तो फ्रांस के। साथ में ये इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने ही समाजशास्त्र नाम दिया था और इससे पहले इन्होंने इस समाजशास्त्र को सोशल फिजिक्स बोला था। ठीक है, तो इस वजह से, और साथ में इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति बोला, ये भी एक रीज़न रहा है जिसके कारण इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोला जाता है। फिर देख लेते हैं इनकी बुक्स। तो है पॉजिटिव फिलॉसफी। अगर आता है पॉजिटिव फिलॉसफी तो किसकी है? अगस्त कॉम्ट की। पॉजिटिव पॉलिटी तो भी ये अगस्त कॉम्ट की है। बिल्कुल इजी है याद करना। पॉजिटिव फिलॉसफी और पॉजिटिव पॉलिटी, पा देखिए लगा हुआ है, पॉजिटिव पॉलिटी और पा और फा है, पॉजिटिव फिलॉसफी। ये इनकी 2 मुख्य बुक हैं जिन्होंने इनको चरम पे पहुंचाया है, जिसमें अगस्त कॉम्ट ने समाज के दर्शन एवं राजनीति में वैज्ञानिकता के विचार प्रस्तुत किए थे। मतलब इन्होंने बताया है कि समाजशास्त्र जो है वो वैज्ञानिक पद्धति है और यहीं पे इन्होंने प्रत्यक्षवाद को प्रस्तुत किया है। इसमें इन्होंने, अब देख लेते हैं कि प्रत्यक्षवाद है क्या। तो जहाँ पे निरीक्षण, परीक्षण और आपका प्रयोग और वर्गीकरण, 4 विधियाँ प्रयोग की जाएंगी। यानी हम किसी स्थान पे जाते हैं तो देखते हैं कि ये कैसा है। मान लीजिए किसी गांव के बारे में या वहाँ के रीति रिवाज के या वहाँ के खान पान के बारे में हमें क्या करेंगे, तो हम जाके प्रत्यक्ष देखेंगे। पहले जाएंगे, फिर वर्गीकरण करेंगे, कैटेगरी करेंगे, फिर निरीक्षण, फिर बाद में निष्कर्ष निकालते हैं। यानी निरीक्षण करने के बाद फिर प्रशिक्षण करेंगे, फिर प्रयोग करेंगे, फिर वर्गीकरण। तो ये जो आपकी विधि होगी यही प्रत्यक्षवाद कहलाती है। और ये किसकी है? अगर पूछा जाए प्रत्यक्षवाद किसका है, तो ये अगस्त कॉम्ट का है। ये किस में इन्होंने दिया है? तो पॉजिटिव पॉलिटिक्स में इन्होंने दिया है। फिर कॉम्ट ने अपने प्रत्यक्षवाद में कहा है कि समाज में घटित सभी घटनाएं किसी न किसी कारणों से घटित होती हैं। आपने गुस्सा देखा है अपने घर में? एकदम से मम्मी गुस्साने लगती है तो आपको समझ में नहीं आता आखिर ये गुस्सा क्यों कर रहे हैं। एक कॉमन सी चीज़ बता रही हूँ। तो उस गुस्से के पीछे आपके हो सकता है 4 दिन की जो घटना हो वो आ गई हो एकदम से सामने। तो इनका कहना यह है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा घटित होगा जिसके कारण समाज में घटनाएं घटित होंगी। विकास भी हो रहा है, या हमने आग का आविष्कार किया, या हमने पहिए बनाए, या हमने चलना शुरू करा, या हमने बैल को बांध करके बैलगाड़ी बनाई, फिर इसके बाद हम जो है 2 पहिए वाले वाहन बनाए, फिर 3 पहिए वाले, अब हम एरोप्लेन और जहाज बना रहे। तो इसके पीछे कोई ना कोई घटना घटी है जिसके कारण ये सब चीजें हो रही हैं। तो ये किसने बोला है? आपके अगस्त कॉम्ट जी ने बोला है। इन घटनाओं एवं कारणों के बीच संबंधों को वैज्ञानिक विधि से ज्ञात किया जा सकता है, और ये जो घटनाएं हो रही हैं उसको हम वैज्ञानिक विधि से निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के द्वारा समझ सकते हैं। और अब तक की सबसे सफल विधि की अवधारणा को प्रस्तुत किया था, जिसकी वजह से समाजशास्त्र को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान क्या है? जिसमें हम प्रत्यक्ष जा करके और तर्क वितर्क कर सकें, प्रयोग और वर्गीकरण कर सकें। अब जैसे विज्ञान है तो वहाँ पे एक रूम है, वहाँ पे आपके इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, वहाँ पे प्रयोग हो रहा है। तो समाज का भी तो एक कैटेगरी या एक एरिया है, वहाँ पे जा करके हम निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो
तो ये जो है प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत है, और प्रत्यक्षवाद किसके अंतर्गत है? पॉजिटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत। तो ऑगस्ट कॉम्ट की 2 रचनाएं हैं, पॉजिटिव फिलॉसफी, पॉजिटिव पॉलिटी, और इन्होंने प्रत्यक्षवाद प्रत्यक्षवाद बताया है किसके अंतर्गत? पॉजिटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत, जिसमें इन्होंने बताया है कि हम समाज का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन कर सकते हैं, और इसी कारण समाजशास्त्र को इन्होंने विज्ञान कहा है। क्लियर हो गया? करते हैं प्रत्यक्षवाद की। प्रत्यक्षवाद है क्या? तो इसको समझे बिना आपको समझ में नहीं आएगा, तो देख लेते हैं प्रत्यक्षवाद किसे कहते हैं। प्रत्यक्ष यानी हम दिख रहे हैं आपको, तो हम कैसे दिख रहे हैं, क्या है, तो ये कैसे? प्रत्यक्षवाद ही तो है। मान लीजिए गरीबी का पता लगाना है, तो हम उस किसी एक गांव के पर्टिकुलर चीज का पता लगाने के लिए हम उस गांव में जाएंगे, वहां हम कुछ दिन रहेंगे, लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं ये हम देखेंगे। तो जब हम वहाँ रहेंगे, वहाँ खाना पीना और वहाँ के जो धार्मिक कर्मकांड होंगे वो सब देखेंगे, तो निरीक्षण कहेंगे उसको कि नहीं कहेंगे? तो निरीक्षण हुआ। फिर निरीक्षण के बाद हम क्या करेंगे? निरीक्षण करने के बाद हम परीक्षण करेंगे कि जो हम सोच रहे थे वो सही है कि नहीं है। किसी ने कहा कि भैया उस गांव में बहुत गरीबी है, तो हम क्या करेंगे? उस गांव में जाएंगे, वहां हम देखेंगे कि क्या ऐसा है कि नहीं है। अब वहां हम रहेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि वास्तविकता में ऐसा है कि नहीं है। फिर निरीक्षण करने के बाद फिर हम क्या करेंगे? परीक्षण करेंगे कि सही में आकर के जो जो हमने इकट्ठा किया है उसके बारे में हम देखेंगे। तो निरीक्षण के बाद हमको करना है परीक्षण, परीक्षण के बाद हम करेंगे प्रयोग। दूसरी जगह वही चीज प्रयोग करेंगे कि क्या ऐसा है, तो ऐसा हो रहा है कि नहीं, मतलब जो हम सोच रहे हैं इस वजह से तो गरीबी नहीं है, तो दूसरी जगह हम उसका प्रयोग करेंगे। फिर हम कैटेगरी डिवाइड कर देंगे, वर्गीकरण कर देंगे। तो ये जो 4 प्रक्रियाएं हैं यही प्रत्यक्षवाद है, क्योंकि ये जो निष्कर्ष निकालेंगी वो आप किसी धर्म पे या किसी कल्पना पे निष्कर्ष नहीं निकाल रहे हैं, इसलिए ये प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत आएगा। फिर कांट ने अपने प्रत्यक्षवाद में कहा कि समाज में जो सभी घटनाएं हैं वो किसी न किसी कारणों से घटित होती हैं, यानी किसी भी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होगा। चाहे अगर हम देख लें कि एकदम से हम फेल हो गए, तो उसका कारण है भाई अब तक हम टॉप करते आ रहे थे, एकदम से हम फेल हो गए, तो हो सकता है हमारे घर में प्रॉब्लम हो, या किसी की डेथ हो गई हो, या हम बीमार पड़ गए हों। तो कारण है हर घटना के पीछे। अगर बिजली चमक रही है तो भी कारण है, हम धर्म की ओर उन्मुख हो रहे हैं तो भी कारण है, विमुख हो रहे हैं तो भी कारण है। तो इन्होंने कहा कि किसी न किसी कारण से घटनाएं घटित होती हैं, तथा इन घटनाओं एवं कारणों के बीच संबंधों को वैज्ञानिक विधि से, अब ये जो घटनाएं घट रही हैं वो क्यों घट रही हैं, उनके बीच क्या संबंध है, तो इसको पता लगाना किस विधि से? वैज्ञानिक विधि से किया जा सकता है। अतः कांट ने अब तक की सबसे सफल विधि की अवधारणा को प्रस्तुत किया था, जिसकी वजह से समाजशास्त्र को विज्ञान कहा गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस विधि निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के द्वारा निष्कर्ष निकाला गया, और ये निष्कर्ष वैज्ञानिक विधि से ही निकाला जा सकता है, इस वजह से इसको समाजशास्त्र को विज्ञान कहा गया। तो सिंपल सी चीज़ें आपको करके आनी है कि ऑगस्ट कॉम्ट की प्रसिद्ध रचना में क्या लिखोगे? 2 रचनाएं हैं, पॉजिटिव फिलॉसफी, पॉजिटिव पॉलिटी, और ये कहाँ के थे? ये फ्रांस के थे, और इन्होंने जो मुख्य दिया है वो प्रत्यक्षवाद दिया है। प्रत्यक्षवाद क्या है? वो जिसमें परीक्षण, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण विधियों का प्रयोग करके निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि इनका कहना यह है कि किसी न किसी घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है।
क्वेश्चन, आदर्श प्रारूप की विशेषताएं, वो विशेषताएं आपको बतानी है। तो पहले चीज समझ लीजिए कि आदर्श प्रारूप किसके द्वारा दिया गया है, तो ये वेबर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और ये काल्पनिक होता है। जैसे परिस्थिति खत्म तो आदर्श प्रारूप भी खत्म, इकट्ठे नहीं चलेंगे, ठीक है। तो वेबर ने कहा है कि आदर्श प्रारूप की 3 विशेषताएं हैं और आदर्श प्रारूप का प्रयोग निर्माणकर्ता द्वारा क्रिया के एक विशेष उद्देश्य या अर्थ के लिए किया जाता है। यानी कोई हम एक काम कर रहे हैं, जैसे हम मान लीजिए हमारे घर शादी है या हमने एक कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करा है या हम जो है कोई पूजा कर रहे हैं, तो हमने एक आदर्श प्रारूप बना लिया, या खाना खाने का तरीका एक आदर्श प्रारूप बना लिया कि भाई ऐसे ऐसे बैठना है, ऐसे खाना है। तो वो क्षणिक होगा कि नहीं होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना कि आपने आदर्श प्रारूप बनाया कि भाई मैं ऐसे बैठूंगा, मेरा रूम ऐसे रहेगा, ये आदर्श प्रारूप। और ये क्या है कि काल्पनिक है, आपकी कल्पना की उपज है जो समय के साथ खत्म ही हो जाएगा, रेगुलर नहीं चलेगा। तो ये जो आदर्श प्रारूप है वो वेबर के द्वारा दिया गया है और इनकी 3 विशेषताओं का उल्लेख किया है। और आदर्श प्रारूप का प्रयोग निर्माणकर्ता द्वारा क्रिया के एक विशेष उद्देश्य के अर्थ में किया जाता है। क्रिया के विशेष अर्थ के रूप में, क्रिया मतलब काम करना, तो जो कि वैज्ञानिक या वस्तुनिष्ठ, ना वैज्ञानिक होता है और ना वस्तुनिष्ठ होगा, उसमें व्यक्तिगत अर्थ सम्मिलित होता है। जैसे हमने बोला कि हमने एक नियम बना लिया ना कि भाई ऐसे ऐसे दिखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो व्यक्तिगत है ना, ये सामूहिक तो है नहीं कि सारे लोग उस पर डिपेंड है। तो व्यक्तिगत अर्थ सम्मिलित नहीं होगा और आदर्श प्रारूप सब कुछ का वर्णन या विश्लेषण नहीं करता है। यहाँ पे सब कुछ का वर्णन या विश्लेषण नहीं होगा, या वरन किसी सामाजिक व्यवहार या घटना के महत्वपूर्ण पक्षों की, जो सामाजिक व्यवहार या जो घटना है उसका जो महत्वपूर्ण पक्ष होगा उसका वर्णन करेगा। तो पहला ये क्या कर रहा है कि ये क्रिया के एक विशेष उद्देश्य के अर्थ में प्रयोग किया जाएगा। दूसरी विशेषता क्या है कि सब कुछ का वर्णन या विश्लेषण ये नहीं करेगा। क्या करेगा, ये सामाजिक, किसी विशेष सामाजिक व्यवहार या घटना के महत्वपूर्ण पक्षों का ये विश्लेषण करेगा। तीसरा क्या है, इसका प्रयोग ऐतिहासिक समस्याओं के अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए किया जाना चाहिए। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाना चाहिए, जो ऐतिहासिक समस्याएं हैं उनके अध्ययन के लिए, तो इसका प्रयोग हम वहाँ पे कर सकते हैं। तो 3 चीजें हमने बताई इसकी विशेषताएं। पहली क्या है कि एक विशेष उद्देश्य के अर्थ के लिए किया जाएगा, किसके द्वारा, निर्माणकर्ता के द्वारा, यानी एक पर्टिकुलर व्यक्ति जो इसका निर्माण करेगा। दूसरा क्या होगा, सब कुछ का वर्णन या विश्लेषण नहीं करेगा, बल्कि सामाजिक व्यवहार या घटना के जो महत्वपूर्ण पक्ष होंगे उसके बारे में ये जानकारी दे रहा है। तीसरी चीज क्या होगी कि ये ऐतिहासिक समस्याओं के अध्ययन और विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और कोई भी आदर्श प्रारूप अंतिम नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि इसके बाद होगा ही नहीं, फिर बन सकता है। घटनाओं के परिवर्तन के साथ आदर्श प्रारूप भी बदलेंगे, जैसे घटनाएं परिवर्तित होंगी वैसे आदर्श प्रारूप बदलेंगे। जैसे शादी में पहले वो आपने देखा मड़े बोला जाता था, पूरा बांस का बनाया जाता था, गोबर से लिपा जाता था, अल्पना बनाई जाती थी, आदर्श प्रारूप खत्म। अब क्या है, सीधे आप जाइए। पहले तो ये था कि 15 दिन लड़की निकलेगी नहीं, या आप वर्किंग वुमेन है तो आप जो है 5 दिन इधर नहीं जाना है। ये जो भी नियम कानून थे वो समय के साथ परिवर्तित हो रहे हैं, यही आदर्श प्रारूप। क्लियर हो गया। फिर सामाजिक क्रिया। सामाजिक क्रिया भी मैक्स वेबर के द्वारा दी गई है। सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन की वस्तु इन्होंने माना है, केंद्रीय अध्ययन की वस्तु। मैक्स वेबर के शब्दों में समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है, जिससे कि इनकी गतिविधियां या परिणामों के कारण सहित व्याख्या प्रस्तुत की जाए। अब ये क्या करता है, इसको आप एज इट इज याद कर लीजिएगा क्योंकि पूछा जाएगा। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है। सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करेगा, जिससे कि इनकी
गतिविधि और परिणामों के कारणों सहित व्याख्या प्रस्तुत की जा सके। यानी इनकी क्रियाकलाप क्या हैं और उसके परिणाम क्या हुए, इसका कारण के साथ व्याख्या प्रस्तुत की जा सके। ये एज इट इज़ आपको याद करनी है, क्योंकि जो डेफिनेशन होती है वो आपको पूरा एज इट इज़ बताना होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वेबर सामाजिक क्रिया को ही समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु मानते हैं। वेबर ने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना है। समाजशास्त्र के क्षेत्र एवं प्रकृति की जानकारी सामाजिक क्रिया के अभाव में संभव नहीं है। इन्होंने बोला है कि अगर हम इसके क्षेत्र या इसकी प्रकृति कैसी है ये बताएं तो सामाजिक क्रिया के बिना हम इसके बारे में बता नहीं सकते। और सामाजिक क्रिया क्या है? जैसे हम पूजा कर रहे हैं, मंदिर जाते हैं तो जूते उतार देते हैं अपने आप। क्या हमारे पीछे कोई है कि आप जूता पहन के चले जाओगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा? नहीं। या हम व्रत या उपवास कर रहे हैं, या हम सुबह नहा धो करके पूजा कर रहे हैं, या कुछ भी चीज़ जो एज इट इज़ हमारे अंदर आ गई है, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं कि ऐसा हम क्यों करते हैं। तो ये सब सामाजिक क्रिया ही तो है, समाज के द्वारा की जा रही है। जैसा हम कर रहे हैं वैसा दूसरा बंदा भी तो कर रहा है, तो वही सामाजिक क्रिया है। इसको दिया किसने है? मैक्स वेबर ने। उन्होंने क्या कहा है? समाजशास्त्र वह विज्ञान है। विज्ञान क्यों है? क्योंकि यहाँ पे निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण विधि के द्वारा निष्कर्ष निकाला जा रहा है। तो इसलिए विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है। जो समाज में हम कार्य कर रहे हैं उसका अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है, जिससे कि इसकी गतिविधि और परिणामों के कारण सहित हम व्याख्या प्रस्तुत कर सकें। ये इनकी परिभाषा है। फिर सामाजिक क्रिया के संबंध में मैक्स वेबर ने लिखा है कि किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जा सकता है जब इस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के कारण यह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा प्रभावित हो। अब सामाजिक क्रिया कब होगी? जैसे जो हम कार्य कर रहे हैं वो दूसरा भी करने लगे, और एक के बाद दूसरा भी उसको करने लगे, तीसरा करने लगे, तो ये सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आएगी। और उसकी गतिविधि निर्धारित हो और अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं से वो प्रभावित हो। स्पष्ट है कि किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि वह अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं से प्रभावित हो। सामाजिक क्रिया समाज कब बनता है? दो या दो से अधिक लोगों से, लोग होंगे तभी, और उनमें जो है आदान प्रदान हो, उनमें संबंध हो, तभी तो क्रिया होगी। क्रिया के बाद प्रतिक्रिया भी तो होनी चाहिए, तभी तो संबंध स्थापित होंगे। तो सामाजिक क्रिया क्या है? जो एक दूसरे को प्रभावित करे वो चीज़ें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरशाही की विशेषताएं बताइए। हम सभी सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो नौकरशाही की, यानी सबसे नीचे वर्ग, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? पहली चीज है नियमों की प्रधानता। यहाँ पे जो नियम होंगे वो प्रधान होंगे। पहली चीज, नियम जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। स्पष्ट एवं निश्चित कार्य क्षेत्र होगा कि इसको क्या करना है, इसको पता होगा, इसको क्या करना है, इसको पता है, इसको क्या करना है, इसको पता है। तो निश्चित कार्य क्षेत्र है। भर्ती पद्धति है, यानी भर्ती पद्धति, भर्ती के द्वारा वहाँ पे नियुक्ति करी जाएगी। फिर पदों का संस्करण है, स्टेप बाय स्टेप, ये फिर ये फिर ये, इस तरह से संस्करण पाया जाता है। यहाँ पे जो दस्तावेज होंगे वो लिखित फाइलों के रूप में होंगे। आपने देखा है कि जो दफ्तर होते हैं वहाँ पे फाइल में ही सारी चीज़ें लिखित होती हैं। तो आपकी लिखित दस्तावेज होंगे। प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी और पदों के एकाधिकार का अभाव होगा, यानी पदों का एकाधिकार नहीं होगा, आपके बाद दूसरा उस पद पे आ जाएगा। तो आप देख लीजिए क्या क्या है। 7 मुख्य विशेषताएं हैं नौकरशाही की। पहला जो है वो नियमों की प्रधानता होगी। दूसरा क्या है? स्पष्ट और निश्चित कार्य क्षेत्र होगा। तीसरा क्या है? भर्ती पद्धति होगी और पदों का संस्करण पाया जाएगा।
फिर लिखित दस्तावेज होंगे, प्रशिक्षण की व्यवस्था, आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा उस पद के लिए जिस पद पे आप नियुक्त किए गए हैं। फिर पदों के एकाधिकार का यहाँ पे अभाव होगा, यानी अगर आज आप इस पद पे हैं तो हमेशा रहेंगे ऐसा नहीं है, आपके बाद ये दूसरा यहाँ पे आ जाएगा, इस पद पे ये आएगा, इस पद पे ये आएगा। ठीक है, तो नौकरशाही की ये विशेषताएं हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी 5 पाश्चात्य समाजशास्त्रियों के नाम बताने हैं आपको। तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति का श्रेय जैसा हमने आपको बताया है कि फ्रांस के दार्शनिक ऑगस्ट काम्टे को जाता है और यही समाजशास्त्र के पिता कहलाते हैं। और इन्होंने 1838 में नवीन विज्ञान को समाजशास्त्र नाम दिया। तो यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं 5 समाजशास्त्रियों के साथ। पहला, ऑगस्ट कॉम्ट समाजशास्त्र का पिता बोला जाता है, कहाँ के थे? तो ये फ्रांस के थे। फिर इन्होंने कब समाजशास्त्र को समाजशास्त्र नाम दिया था? तो 1838 में दिया था। तब से समाजशास्त्र का निरंतर विकास होता रहा है और प्रमुख 5 समाजशास्त्री जो हैं वो पहले तो ऑगस्ट कॉम्ट जी हो गए, फिर हर्बर्ट स्पेंसर हो गए, इमाइल दुर्खीम हो गए और मैक्स वेबर हो गए और आपके विल्फ्रेडो पेरेटो हो गए। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप ऑगस्ट कॉम्ट 5 को पूछा है तो ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इस्माइल दुर्खीम, मैक्स वेबर और विल्फ्रेड पेरेटो का नाम आप दे सकते हैं क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पाश्चात्य समाजशास्त्री हैं। फिर सामूहिक प्रतिनिधान से दुर्खीम का क्या आशय है? यानी सामूहिक प्रतिनिधान पहले तो समझ लीजिए किसने दिया है, तो दुर्खीम जी ने दिया है। अब ये कहते क्या हैं कि सामूहिक चेतना या मन से उत्पन्न विचार या अभिव्यक्ति को दुर्खीम ने सामूहिक प्रतिनिधान कहा है। यानी समूह जिसको मानने लगे, पूरा ग्रुप जिसका अनुसरण करे वो आपका सामूहिक चेतना कहलाता है। सामूहिक प्रतिनिधान का स्रोत व्यक्तिगत चेतना की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप लोगों के मन में पहले आपके एक व्यक्ति के अंतर्गत आएगा, फिर दूसरे तक जाएगा तो वो मानने लगेगा, तीसरे तक जाएगा वो मानने लगेगा, फिर एक पूरा ग्रुप मानने लगेगा और वो उससे बंध जाएंगे, तो वो आपका सामूहिक प्रतिनिधान कहलाता है। जिन विचारों या व्यवहारों के प्रति भावनात्मक लगाव और मानसिक स्वीकृति, यानी आपके दिमाग ने उसको स्वीकार कर लिया हो और भावनात्मक लगाव हो कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, हमें ऐसा करना चाहिए। तो जब आपका मन मान ले और आपका मस्तिष्क उसकी स्वीकृति दे दे तो वो सामूहिक प्रतिनिधान कहलाएगा। किसके द्वारा? दुर्खीम के द्वारा। सामूहिक प्रतिनिधान को सभी व्यक्ति बिना किसी विरोध या शंका के प्रतिनिधान मानते हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति सामूहिक चेतना से हुई है। बिना शंका के हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी उत्पत्ति सामूहिक चेतना से हुई है। जैसे धार्मिक विश्वास है, अनुष्ठान है, संस्कार है, समय, स्थान आदि सभी वो ये जो है सामूहिक चेतना के अंतर्गत आएंगे। धर्म क्या है हमको नहीं पता कि नहा के पूजा करनी चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए, हमें नहीं पता, लेकिन हम करते चले आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा हमने देखा है और हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको भी नहीं पता कि उन्होंने क्यों शुरू किया है। भाई वो उनके पेरेंट्स करते आ रहे थे, तो ये जो निरंतर चला आ रहा है यही आपका सामूहिक प्रतिनिधान है और ये किसके द्वारा दिया गया है? दुर्खीम जी के द्वारा। और ये क्या है? आपका सामूहिक व्यवहार है, समूह का, यानी एक ग्रुप का व्यवहार है। समाज किससे बनता है? समूह की चेतन अवस्था वही तो समाज का निर्माण करेगी। तो यही जो है आपके सामूहिक प्रतिनिधान के अंतर्गत आएंगे। फिर धर्म के संबंध में दुर्खीम के टोटमवाद को स्पष्ट कीजिए। पहली चीज, टोटमवाद किसके द्वारा दिया गया है? तो दुर्खीम के द्वारा। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है तो ये ध्यान रखिएगा कि धर्म के संबंध में दुर्खीम ने कौन सा जो है सिद्धांत दिया है, तो टोटमवाद। ये भी पूछा जा सकता है टोटमवाद क्या है, ये पूछा गया है। तो दुर्खीम ने टोटमवाद को धर्म का प्रारंभिक रूप माना है। टोटमवाद क्या है? धर्म का प्रारंभिक
प्रारंभिक रूप, धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है? कहीं ना कहीं हमारे डर के कारण। जब हम आए होंगे तो जब वर्षा हुई होगी फर्स्ट टाइम, तो हमको आश्चर्य हुआ होगा कि ये क्यों हो रहा है, बिजली क्यों कड़क रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आया कि हो सकता है कि हमारे द्वारा कुछ अपराध कर दिए गए हों। तो उसके लिए हमने उससे बचने के लिए क्या करा है? टोटमवाद। टोटमवाद क्या है? हमारे जो विश्वास हैं या धारणाएं हैं या धर्म है, उसी का प्रारंभिक रूप है। दुर्खीम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति में टोटमवाद का अध्ययन कर धर्म की उत्पत्ति को स्पष्ट किया है। अब ये टोटमवाद वहाँ उन्होंने किसके द्वारा दिया है? अरुंटा जनजाति के द्वारा। और ये कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि दुर्खीम ने धर्म का प्रारंभिक रूप किसको माना है? टोटमवाद को। और ये टोटमवाद का अध्ययन उन्होंने कहाँ किया है? ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति से। फिर टोटम को स्पष्ट करते हुए दुर्खीम ने लिखा है कि टोटम एक नाम भी है और एक प्रकार का प्रतीक या चिन्ह भी है। नाम भी है, प्रतीक या चिन्ह भी है। दुर्खीम के अनुसार टोटमवाद नैतिक कर्तव्यों और मौलिक विश्वासों का वह समूह है जिसके द्वारा समाज, पशु, पौधे या अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के बीच एक पवित्र और अलौकिक संबंध स्थापित हो जाता है। हम गाय को गौ माता क्यों मानते हैं? या हम तुलसी की, बरगद की पूजा क्यों करते हैं? या हम अगर अभी देखें सिंधु घाटी सभ्यता, तो प्रतीक के रूप में हम वृक्ष को देखते हैं या मूर्ति हमने देखी। तो ये सब किस चीज़ का है? ये टोटम का ही तो एक तरीके से है उदाहरण। लेकिन इन्होंने कहा अरुंटा जनजाति, ध्यान रखिएगा कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति में इन्होंने टोटम का अध्ययन कर धर्म की उत्पत्ति को स्पष्ट किया है। तो टोटमवाद किसका है? पहली चीज दुर्खीम जी का है। टोटमवाद का अध्ययन इन्होंने कहाँ किया है? तो ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति में करा है। और ये टोटमवाद है क्या? धर्म का प्रारंभिक रूप है। जब हमने विश्वास किया, उससे बचने के लिए किसी प्राकृतिक आपदा से या किसी कारण से हम डरे हैं, तो हमने इनको प्रतीक के रूप में पूजना शुरू कर दिया। तो ये कोई भी पेड़ हो सकता है, पशु हो सकता है और कोई भी सामाजिक चीज हो सकती है। तो इनको पवित्र और अलौकिक मान करके इससे संबंध हमने जोड़ा है। और टोटम से संबंधित विभिन्न जो धारणा है, विश्वास है, संगठन है, यही आपका टोटमवाद कहा जाता है। फिर वर्ग संघर्ष का आधार बताइए। संघर्ष का कारण क्या होता है? धन। वर्ग क्या था? स्टार्टिंग में जब आपका समाज धीमे धीमे विकसित अवस्था में आया तो दो ही वर्ग थे। एक धनिक वर्ग था और एक जो उसके सपोर्ट में उनका वर्क करते थे वो वर्ग था। तो दो ही वर्ग थे। तो पूंजीपति और श्रमिक वर्गों या शोषक और शोषित, मालिक और मजदूर। देखिए, पूंजीपति जिसके पास पूंजी है तो पूंजी देकर के श्रम करा रहा है, तो श्रमिक। पूंजीपति और श्रमिक। अब शोषक और शोषित। शोषक जो होगा जो शोषण कर रहा है और जो शोषण जिस पे हो रहा है वो शोषित हो गया। फिर मालिक और मजदूर। तो ये जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है उसके अनुसार पूंजीपति या श्रमिक वर्ग था, जिसको हम शोषक या शोषित या मालिक और मजदूर अब इस टाइम बोल सकते हैं। इनमें जो संघर्ष हो रहा है वही वर्ग संघर्ष का प्रमुख आधार है। यानी जो पूंजीपति है वो चाह रहा है कि कितना धन हम बचा लें। कोई चीज़ अगर 2 रुपए की उसने खरीदी है और 6 रुपए में बेच रहा है तो वो सोचता है कि वो 6 रुपए उसको प्रॉफिट के साथ मिल जाए। मजदूर क्या चाह रहा है कि जितना हमको मजदूरी मिल रही है उससे ज़्यादा हमको मिल जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों के बीच संघर्ष है, सर्वहारा बुर्जुआ वाला, कि भाई तुमको ज़्यादा मिल रहा है तो हमको मिलना चाहिए क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं। और जो मालिक है वो कह रहा है कि भाई हमने पैसा लगाया और हम उस पूरी कंपनी को लगाए हुए हैं तो हमें मिलना चाहिए। तो ये जो वर्ग का संघर्ष है वही उसी की बात हो रही है। और इसके प्रमुख आधार क्या हैं?
नवीन परिवर्तनों को जन्म देगी। जाहिर सी बात है, जो संघर्ष होगा, जैसे परिवार में टूट फूट होगी तो क्या होगा, अलग अलग जगह जाएंगे और नई चीज़ें उत्पन्न होंगी हर जगह। तो पहली चीज़, नवीन परिवर्तन होंगे। अब जो वर्ग संघर्ष उत्पादन प्रणाली से संबंधित है, जो नए वर्गों की उत्पत्ति का आधार बनेगा, उत्पादन प्रणाली से संबंधित है। दूसरी चीज, अब जब उत्पादन प्रणाली से संबंधित है तो नए वर्ग की उत्पत्ति होगी कि नहीं होगी? जाहिर सी बात है, होगी। फिर तीसरी चीज है भौतिक आविष्कार वर्ग संघर्ष का आधार है। भौतिक आविष्कार हम कब करेंगे? जब हम देख रहे हैं कि जो आदमी है वो मेहनत नहीं करना चाह रहा है, जितना वो कर रहा है उससे ज़्यादा वो चाह रहा है, तो हम मशीनों पे अपनी डिपेंडेंसी करेंगे, हम आविष्कार करना शुरू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं उसका कारण भौतिक आविष्कार भी तो होगा, क्योंकि आविष्कार खत्म हो गया तो मैन मेड चीज़ें बननी नहीं है। तो क्या होगा कि हम जो है कम समय में ज़्यादा उत्पादन कर लेंगे और मशीनें आपसे लड़ने भी नहीं आएंगी। ठीक है, तो भौतिक आविष्कार शोषक वर्ग द्वारा निर्मित समाज व्यवस्था में स्थायित्व तो नहीं होता है। शोषक वर्ग जो खुद शोषित है वो स्थायित्व कहाँ से लाएगा? तो अस्थायित्व की भावना आएगी। बढ़ता हुआ वर्ग संघर्ष किसको जन्म देगा? क्रांति को जन्म देगा। और वर्ग संघर्ष पूंजीवादी व्यवस्था के पतन का कारण होगा। और जो पूंजीवादी व्यवस्था है कि यहाँ पे सिर्फ या तो अमीर व्यक्ति होंगे या दूसरा वर्ग आपका गरीब व्यक्ति होगा, तो इनके बीच जो संघर्ष होगा ये इस व्यवस्था के पतन का कारण होता है। क्लियर हो गया? वर्ग संघर्ष का आधार क्या है? पहला आधार है नवीन परिवर्तन, दूसरा आधार है उत्पादन प्रणाली से नए वर्गों की उत्पत्ति, तीसरा कारण है भौतिक आविष्कार, चौथा कारण है शोषक वर्ग द्वारा अस्थायित्व समाज, फिर पांचवा है आपका संघर्ष क्रांति का जन्म, फिर आपका छठा है पूंजीवादी व्यवस्था का पतन। फिर कांट के 3 स्तरों के नियम की अवधारणा बताइए। त्रिस्तरीय नियम दिए हैं इन्होंने, धार्मिक या काल्पनिक, तात्व या दार्शनिक जिसको अमूर्त व्यवस्था भी बोला जाता है, और प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक व्यवस्था जिसका हम निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग या वर्गीकरण के द्वारा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो सिंपल सी चीज कि आपका त्रिस्तरीय नियम किसने दिया है? ऑगस्ट कॉम्टे। फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है? ऑगस्ट कॉम्ट। और इन्होंने ऑगस्ट कॉम्ट ने ही समाजशास्त्र को समाजशास्त्र नाम दिया है, सोशियोलॉजी। ठीक है, कांट ने चिंतन की 3 अवस्थाओं के नियम बताए। चिंतन की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 3 अवस्थाएं। ये है धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर, प्रत्यक्ष या वैज्ञानिक स्तर। यानी जब मनुष्य पृथ्वी पे आया होगा तो उसके पास न धर्म रहा होगा, न दर्शन होगा, न वैज्ञानिकता रही होगी, कल्पना पे आधारित होगा। अगर उसने किसी रस्सी को देखा होगा तो उसने उसको सांप ही समझा होगा। ठीक है, पेड़ दे अगर हिले हैं तो उसने सोचा होगा कि भाई कुछ ऐसी आकस्मिक चीज वहां बैठी है जो पत्ते हिला रही है। तो पहला क्या है? कल्पना पे आधारित अवस्था है या धर्म पे आधारित। हम डरे होंगे तो हम डरते कब हैं? अब जब हम डरते हैं तो क्या करते हैं? हम छुप के भगवान का ही तो नाम लेने लगते हैं या कुछ ऐसी शक्तियों को बुलाने लगते हैं कि भाई मेरी मदद करिए। तो जो पहली अवस्था है वो धार्मिक या काल्पनिक होगी। फिर थोड़ा सा परिवर्तन हुआ होगा और हमारी समझ विकसित होगी कि हमने देखा अरे हर बार तो ये मौसम आता है, हर बार जो है आंधी आ रही है, हर बार वर्षा हो रही है, हर बार तेज धूप हो रही है। ठीक है, हर बार भूकंप आ रहे हैं, ज्वालामुखी आ रहे हैं, जहां जो रह रहा है। ठीक है, तो जब ये इन्होंने देखा है तो कल्पना से ऊपर उठा है। तो जब कल्पना से ऊपर उठेगा तो क्या होगा? तत्व या दर्शन या अमूर्त व्यवस्था की कोई ऐसी शक्ति है जो इस सब का संचालन कर रही है। हमारे मन में वो दिमाग आया जो धर्म से थोड़ी विकसित अवस्था है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? जब और तीसरी अवस्था आएगी तो हमारे अंदर प्रत्यक्षवाद आ जाएगा कि भाई पहले तो हम देखेंगे कि ऐसा है कि नहीं, हम वहां जाके देखेंगे,
निरीक्षण करेंगे, परीक्षण करेंगे, प्रयोग करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, इसके बाद निष्कर्ष निकालेंगे कि हाँ ये मौसम है, इस वजह से ऐसा है। आंधी पानी तो आएगा ही, बादल कैसे बनते हैं, वर्षा कैसे हो रही है, या ज्वालामुखी क्यों निकलेगा, ठीक है। तो ये सब, धरती हिल रही है तो भैया हमने कुछ गलत कर दिया इसलिए भगवान हमको जो है दंड दे रहा है। तो ये अवस्था कब आएगी? आपकी धार्मिक या काल्पनिक में, और भगवान ही हमको बचाएगा ये तत्व दार्शनिक या अमूर्त अवस्था में। फिर नहीं, ये तो होना ही है क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो नीचे लिक्विड फॉर्म है और उस पे प्लेट तैर रही है, तो ऊष्मा तो बाहर आएगी, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये कौन सी अवस्था हो गई? प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक अवस्था। तो आपको आशा है समझ में आ गया होगा कि कांट का त्रिस्तरीय नियम कहता है कि पहले हम धार्मिक या काल्पनिक अवस्था में थे, इसके बाद जब हम थोड़ी विकसित अवस्था में आए हैं तो वो हमारी तत्व दार्शनिक या अमूर्त अवस्था हुई है, फिर उससे जब आए हैं तो प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक अवस्था के अंतर्गत हम आए हैं। तो कांट के अनुसार विज्ञान के विभिन्न शाखाओं का विकास इन्हीं स्तरों से हुआ है, और हमारी विज्ञान की जो शाखाएं हैं वो इन्हीं अवस्थाओं से होकर के विकसित हुई हैं। क्लियर हो गया? फिर समाज और सावयव में क्या समानताएं हैं? समाज और सावयव स्पेंसर का है। स्पेंसर ने समाज और सावयव की जो समानताएं बताई हैं वो एक बार ही देख लेते हैं। तो शरीर की भांति समाज का उद्विकास भी सरलता से जटिलता की ओर हुआ है। जाहिर सी बात है, पहले हम पेड़ के पत्ते लेते थे और लपेट लेते थे, फिर धीमे धीमे हमने वो जो पेड़ों की छालें थी वो करी और उसको बीना और इसके बाद पहना। अब हम धीमे धीमे उन्नत अवस्था में आ रहे हैं। तो ये तो प्रक्रिया है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि शरीर की भांति समाज का उद्विकास भी सरलता से जटिलता की ओर होता है, यानी पहले हम सरल होंगे फिर हम जटिलता की ओर चले जाएंगे। पहले क्या था जीवन में? क्या खेती करिए, खाइए पीजिए सो जाइए। अब क्या है? खाना पीना सोना तो आपका सेकेंडरी हो गया। अब जटिलता इतनी बढ़ गई है कि पहले हम लोग को याद है कि जब हम लोग छोटे थे तो 8 बजे मम्मी बोलती थी अरे बेटा सो जाओ बहुत देर हो गई है। अब तो 12 बजे तक जग रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। तो सरलता से जटिलता की ओर इनका कहना है कि आपका जो शरीर है उसी की भांति समाज भी सरलता से जटिलता की ओर जाता है। फिर समाज और शरीर दोनों का निर्माण छोटी छोटी इकाइयों से हुआ है। आपके शरीर का निर्माण भी तो छोटी छोटी इकाइयों से हुआ है। एक भ्रूण इतना बड़ा हो जाता है धीमे धीमे, एक स्टेप बाय स्टेप, एकदम से थोड़ी ना विकास होता है, और हमें पता भी नहीं चलता है कि हम कब इतने बड़े हो गए या हम कब पतन की ओर जाने लगे। तो ये जो है समाज और शरीर दोनों का निर्माण छोटी छोटी इकाइयों से हुआ है। सावयव का मतलब शरीर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे समाज और शरीर के में समानताएं की बात कर रहा है, तो अगर सावयव शब्द यूज कर रहा है तो वो भी सही है। फिर दोनों की संरचना में निश्चितता पाई जाती है। एक छोटा सा ग्रुप बना, समाज बना। अब जब ग्रुप बनेगा तो जाहिर सी बात है उसको चलाने के लिए एक छोटी सी इकाई शासन तो होगी, कोई उसका एक मुखिया तो रखा जाएगा। अब मुखिया की बात कोई ना माने उसके लिए सेना तो रखी जाएगी। तो एक वो क्या है, सरलता से जटिलता की ओर गया कि नहीं गया? पहले एक राजा पूरा शासन चलाता था, अब जो है आप देखिए बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी, आपके अधिकार क्षेत्र बढ़ते जाएंगे, वैसे जटिलता भी आती जाएगी। तो दोनों की संरचना में निश्चितता पाई जाती है। दोनों का उद्विकास एक निश्चित क्रम से हुआ है। जैसे हम पहले झुक के चलते थे, फिर थोड़े ऊपर उठे, फिर थोड़े ऊपर उठे, फिर सीधे हम खड़े हो गए। तो ये सब एक निश्चित क्रम में हुआ है ना। ऐसे समाज का भी तो विकास एक निश्चित क्रम में, जैसी जरूरत हुई वैसा विकास शुरू हो गया। फिर दोनों के प्रत्येक अंग का एक निश्चित कार्य होगा। शरीर की भांति समाज में भी श्रम विभाजन और विशेषीकरण पाया जाएगा। श्रम का विभाजन होगा। भाई हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। अब हाथ का काम हम पैर से तो कर नहीं सकते, नाक का काम हम आंख से नहीं कर सकते।
उसी तरह से जो कला में निपुण है उसको हम समाजशास्त्री तो नहीं बना सकते ना। जो जिस काम में निपुण है वो उस कार्य को करेगा। कोई मकान अच्छा बना लेता है, कोई चित्रकारी अच्छा कर लेता है, कोई पेंटिंग अच्छा कर लेगा, कोई जो है मशीनों का निर्माण कर सकता है। तो इसी तरह से अलग अलग कोई खेती अच्छा कर सकता है। तो हर का जो श्रम विभाजन है, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि एक आदमी उस तरह से हर काम को नहीं कर सकता है। अगर उसको 2 या 3 काम दिए जाएंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह कर जाएगा। तो श्रम विभाजन जरूरी है। फिर अवयव एवं शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। चाहे वो आपका शरीर हो और चाहे आपका समाज हो, ये जो एक दूसरे से संबंधित है। अब हम ये नहीं कह सकते कि अगर मान लीजिए हमको एक गाड़ी खरीदनी होती, कार, तो कार हम शॉप पे गए तो लेके चले आए, लेकिन वो कहाँ से आई है? कच्चा मटेरियल कहीं और से आया होगा, मशीनरी कहीं और बनी होगी, पूरा मॉडल कहीं और बना होगा, और वो किस ढांचे में कैसे बनेगी वो उसका अलग से पूरा प्लान आया होगा। तो एक छोटी सी सुई भी अगर आप लेने जाओ तो कच्चा माल कहीं और से बन कहीं और रही है, फिर मार्केट में आप तक पहुंची है, उसमें जो संसाधन लगे हैं, तो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर समाज और शरीर दोनों के संचालन एवं नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रणाली और सब प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। कभी आपने सोचा है कि ये समाज कैसे चल रहा है? हम धर्म को मान रहे हैं, हम कानून को मान रहे हैं, सड़क के बाएं चलना है तो बाएं चल रहे हैं, या रेड लाइट जली तो हम जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। आखिर क्यों? हमको डर है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो शासन हमको दंडित करेगा। दूसरा, हम जो कर्म है उसको क्यों सुधारते हैं कि मृत्यु के बाद हमको बताया गया है कि हमारे शरीर को दंडित किया जाता है और वो दंड आपको भोगना है। इसलिए हम ये प्रयास करते हैं कि धार्मिक रूप से भी हम जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, और दूसरा सामाजिक रूप से भी। तो दोनों शक्तियाँ हमारे ऊपर हावी हैं, इसलिए हम उसका संचालन सही से कर रहे हैं। अगर हम अपने शरीर को खाना अच्छा क्यों देते हैं? रोज़ आपको पिज़्ज़ा खाने का मन है लेकिन नहीं खाते, क्योंकि हमें डर है कि अगर रोज़ खाएंगे तो हमारा शरीर गड़बड़ हो जाएगा और इसकी जो क्रियाएं हैं वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाएंगी। तो उसके संचालन के लिए हमें पौष्टिक आहार लेना ही लेना है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी। फिर जिस प्रकार शरीर का विनाश हो जाता है उसी प्रकार समाज भी एक निश्चित समय में नष्ट हो जाता है। जैसे शरीर रुग्ण और स्वस्थ होता है वैसे ही समाज भी रुग्ण और स्वस्थ होता है। अब समाज रुग्ण और अस्वस्थ कैसे होगा? स्वस्थ होगा। मान लीजिए हमारे यहाँ दूसरे के आक्रमण हुए, हम यहाँ पे दूसरे का शासन होगा तो जाहिर सी बात है अंग्रेजों का शासन हुआ तो हमारे जो अधिकार होंगे वो कहीं ना कहीं तो छीन लिए जाएंगे। हम बीमार होंगे कि नहीं होंगे? जब हमें स्वच्छंदता नहीं मिलेगी, उसी तरह से शरीर है कि वो भी कभी बीमार होता है। जब हम गलत, कहीं ना कहीं हमें भी पता होता है कि हम वो क्रियाकलाप जो हमें करने चाहिए नहीं कर रहे हैं, इसलिए बीमार हो रहा है। उसी तरह से समाज भी, जब हम सहयोग नहीं करेंगे तो भी हमारा समाज खराब होगा। ठीक है? तो ये जो है निश्चित समय में नष्ट हो जाता है और शरीर रुग्ण और स्वस्थ होता है, वैसे ही समाज भी रुग्ण और स्वस्थ होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि समाज और अवयव में क्या समानता है। पहली समानता क्या है? शरीर की भांति समाज में उद्विकास भी सरलता से जटिलता की ओर होगा। पहली चीज क्या है? सरलता से जटिलता की ओर। दूसरी ओर दूसरा क्या है? निर्माण छोटी छोटी इकाइयों से हुआ है। फिर क्या है? दोनों की संरचना में निश्चितता पाई जाएगी। फिर क्या है? दोनों का उद्विकास एक निश्चित क्रम में होगा। फिर क्या है? दोनों के प्रत्येक अंग का एक निश्चित कार्य होगा। और शरीर की भांति समाज में भी श्रम विभाजन और विशेषीकरण पाया जाएगा। फिर अवयव और शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे पे निर्भर होंगे, एक दूसरे पे संबंधित होंगे और एक दूसरे पे उनकी डिपेंडेंसी रहेगी, निर्भर रहेंगे। और समाज और शरीर दोनों के संचालन और नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रणालियों एवं संप्रक्रियाएं पाई जाएंगी। और
जिस प्रकार शरीर का विनाश हो जाता है उसी प्रकार समाज भी एक निश्चित समय में नष्ट हो जाएगा, निश्चित समय में ये भी नष्ट हो जाएगा। और जैसे शरीर रुग्ण और स्वस्थ होता है वैसे समाज भी रुग्ण और स्वस्थ होता है। ये समानताएं आपकी पाई जाती हैं। हैं विज्ञानों का वर्गीकरण। कॉम्ट ने विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए दो सिद्धांतों का उल्लेख किया है। पहला है निर्भरता का वृद्धि क्रम, फिर घटती हुई समानता और बढ़ती हुई जटिलता। उपर्युक्त दोनों सिद्धांतों के आधार पर समस्त विज्ञानों को एक संस्करणात्मक संस्करण क्रम में निम्न प्रकार से रखा गया है। पहला क्या होगा, स्थान ये जरूर याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रम ही डायरेक्ट पूछा जाता है। सबसे पहले किसको रखा गया है, गणित को, फिर किसको रखा गया है, खगोल को, फिर किसको रखा गया है, भौतिकी को, फिर रसायन को, फिर प्राणी शास्त्र को, फिर समाजशास्त्र को। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले क्रम में किसको, किस विषय को रखा गया है, तो गणित को रखा गया है। सबसे लास्ट में किसको रखा गया है, तो समाजशास्त्र को रखा गया है। तो और या पूरा क्रम बताइए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको रट लीजिएगा। ये चाहे आप अभी एमए का पेपर दे रहे हो या आप जो है अभी पीजीटी का दोगे, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसे ही जो अभी याद कर रहे हो ऐसे ही क्वेश्चन आपके पीजीटी में भी पूछे जाते हैं। इसलिए जैसे पढ़ रहे हैं आप एकदम उसको रटते चले जाइए। सिद्धांत पूछ लिया जाता है कि ये किसका सिद्धांत है या प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसकी है, तो आप यही सब तो पढ़ रहे हो, यही सब आपके पीजीटी में भी पूछा जाएगा। तो आपका क्या है, गणित, फिर खगोल, फिर भौतिक, फिर रसायन, फिर प्राणी शास्त्र और समाजशास्त्र। कॉम्ट में बाद में चल करके इसमें नीति शास्त्र का भी वर्गीकरण सबसे अंत में सम्मिलित कर दिया है। समाजशास्त्र के बाद फिर सातवां जो सब्जेक्ट जोड़ा गया है वो नीति शास्त्र जोड़ा गया है। तो आपको याद हो गया होगा, गणित, गणित के बाद खगोल, फिर भौतिकी, फिर रसायन, फिर प्राणी शास्त्र, फिर समाजशास्त्र, फिर नीति शास्त्र। तो विज्ञानों का वर्गीकरण जो है कॉम्ट ने दो सिद्धांतों का उल्लेख किया है। पहले निर्भरता का वृद्धि क्रम, एक दूसरे पे जो निर्भरता है उसमें वृद्धि, दूसरा घटती हुई समानता तथा बढ़ती हुई जटिलता। जो आपकी सामान्यता है वो घटती जाएगी और जटिलता आपकी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप विकास की ओर जाओगे। ऐसा आपका किसने बोला है, कॉम्ट जी ने बोला है। दोनों सिद्धांतों के आधार पर, इन दोनों को रखते हुए, इसके आधार पर इन्होंने समस्त विज्ञान को, विज्ञान क्या है, बार बार हमने बताया है, जिसमें आप प्रत्यक्ष दे सको उत्तर। तो समस्त विज्ञानों को एक संस्करणात्मक क्रम में इन्होंने रखा है कि सबसे पहले गणित होगी, फिर खगोल होगा, फिर भौतिक होगी, फिर रसायन होगा, फिर प्राणी होगी, फिर समाज होगा, बाद में आपकी नीति होगी। निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण वही विज्ञान है। फिर देख लेते हैं यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। यांत्रिक एकता जो हमारा प्राचीन समाज था, जहाँ जीवन सरल था, संसाधन कम थे, सरल जीवन, संसाधन कम, वहाँ पे आपकी जो एकता पाई जाएगी वो यांत्रिक पाई जाएगी। और सावयवी जो एकता होगी वो आपकी जटिल समाजों की विशेषता है। पहली चीज़ ये, और इसमें ये पूछा है अंतर। तो यांत्रिक एकता व्यक्ति को सीधे समाज से जोड़ेगी, जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोग कम हैं, लोग कम हैं, दायरा छोटा है और आपस में एक दूसरे से मिल सकते हैं। तो ये जो प्राचीन समाज की विशेषता होने के कारण ये जो है सीधे समाज से जोड़ेगी, पहली चीज़। अब सावयवी में हमने बोला कि ये विस्तृत समाज हो जाएगा, जटिल समाज, तो जाहिर सी बात है सीधे तो जोड़ नहीं पाएगी। तो जब जोड़ नहीं पाएगी तो ये किसकी विशेषता होगी, अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ने का काम करेगी। क्लियर हो गया। फिर दूसरी चीज है कि यांत्रिक एकता समाज में सामूहिक रूप से प्रकट होगी। अब जब हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, छोटा सा ग्रुप है, तो सामूहिक रूप से प्रकट होगी कोई भी चीज। लेकिन सावयवी एकता में कार्यों की भिन्नता और विशेषीकरण पाया जाएगा। हर के कार्य अलग अलग और विशेषीकरण लिए हुए होंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो किसने किया है, और हमारे तक आ जाएगा वो
क्यों? क्योंकि समाज विस्तृत है, आधुनिक समाज की विशेषता। फिर यांत्रिक एकता का आधार समाज में व्याप्त समानता है। छोटा समाज है, हमारा प्राचीन समाज है, उसमें विभेदीकरण और विशेषीकरण बहुत ज़्यादा नहीं है। इस वजह से क्या होगा कि वहाँ पे समाज का जो आधार होगा वो समानता होगी, और स्वावयवी एकता का आधार क्या होगी? भिन्नता और विशिष्टता, क्योंकि आकार बड़ा है। फिर यांत्रिक एकता की अभिव्यक्ति दमनकारी कानूनों में होती है। भाई वहाँ पे क्या होगा? दमनकारी कानून चलाए जाएंगे और उसको रोक दिया जाएगा क्योंकि आकार छोटा है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्त्रीकरण भी नहीं पाया जा रहा है क्योंकि प्राचीन समाज की बात हो रही है। स्वावयवी एकता में प्रतिकारी कानून होंगे। दमनकारी किस में है? यांत्रिक में। प्रतिकारी किस में है? स्वावयवी में। तो प्रतिकारी स्वावयवी याद रखिएगा, दमनकारी यांत्रिक याद रखिएगा। यांत्रिक एकता सामूहिकता पर बल देगी क्योंकि ग्रुप छोटा है, प्राचीन व्यवस्था है हमारी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं है। तो स्वावयवी एकता व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भिन्नता पर बल देगी। हम अपना आधुनिक समाज क्या हो रहा है? अपने बारे में ही तो सोच रहा है, दूसरे के बारे में कहाँ सोच रहा है? क्योंकि अगर हम दूसरे के बारे में सोचने लगेंगे तो अपने बारे में कब सोचेंगे? और यहाँ पे क्या है कि जो अपना सुख है वो समूह का सुख है, क्योंकि आकार छोटा है। तो सामूहिकता पर कौन बल देगा? यांत्रिक एकता बल देगी, ध्यान रखिएगा। और व्यक्तिगता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भिन्नता पर बल कौन देगा? आपकी स्वावयवी एकता। फिर समाज के स्वावयवी सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। ये जो स्वावयवी सिद्धांत है पहले समझ लीजिए किसका है? तो स्पेंसर का है। ये आपको बेटा याद ही करना पड़ेगा क्योंकि किसने कौन सा सिद्धांत दिया है ये बिना रटे आपको याद नहीं होना है। कोटेशन होगा वो याद ही करना पड़ेगा। तो स्पेंसर के अनुसार समाज एक स्वावयव की भांति है जिसकी रचना और कार्य भी शरीर की भांति ही होती है। स्पेंसर ने कहा है कि जैसे हमारा शरीर होता है उसी तरह से समाज भी होता है। जैसे हमारे यहाँ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका है, वो कार्य कर रही है, छोटी छोटी संस्थाएं हैं, समितियां हैं, तो ये सारे ग्रुप मिल करके कार्य करते हैं, तब हमारा समाज चलता है। जैसे हमारा पूरा शरीर क्रियाशील तब रहेगा जब सारे अंग कार्य करते रहेंगे, उसी तरह से हमारे समाज के जब सारे अंग कार्य करते हैं तो हमारा जो स्वस्थ समाज है उसका निर्माण होता है। तो स्पेंसर ने कहा है कि समाज एक स्वावयव की भांति यानी शरीर की भांति इसकी रचना है, मानव की तरह है, और कार्य भी शरीर की भांति ही ये करता है। समाज के स्वावयव सिद्धांत का उल्लेख स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में किया है। अब आपसे पूछा जाए कि स्पेंसर की एक बुक बताइए तो कौन सी है? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। और सोशल थ्योरी और सोशल फिजिक्स किसकी थी? चलिए आप बता दीजिएगा सोच के। तो ये जो है आपके प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी ये स्पेंसर की है, और स्पेंसर की मान्यता थी कि यदि हम समाज को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो उसकी तुलना शरीर से करके ही हम ऐसा कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि अगर आपको समाज को समझना है तो आप अपने पहले शरीर को समझ लीजिए। अगर आप अपने शरीर को समझ लेंगे तो समाज को भी समझ लेंगे। और इसके बारे में इन्होंने किस में लिखा है? अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में। कौन सा सिद्धांत दिया है? तो स्वावयव सिद्धांत। स्वावयव सिद्धांत क्या कहता है कि जिस तरह से हमारा शरीर काम करता है उसी तरह से हमारा समाज भी कार्य करता है। शरीर की छोटी इकाई कोशिका है और समाज की जो सबसे छोटी इकाई है वो परिवार है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि समाज की सबसे छोटी इकाई कौन है तो परिवार लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि परिवार ही समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। यहीं पे बच्चा जन्म लेता है और जो मूलभूत व्यक्तित्व का उसका विकास होता है वही परिवार में ही उसका होता है। दूसरी पाठशाला आपकी स्कूल होती है। फिर दोनों की उद विकास प्रक्रिया एक जैसी होती है। जो अगर उसका उद विकास देखें तो छोटे से बड़े की ओर जाता है, ठीक है। दोनों की संरचना में सुनिश्चितता पाई जाएगी कि एक निश्चित क्रम में ही विकास होगा, एकदम से विकास नहीं हो जाएगा।
कि आप बर्बर अवस्था में है, एकदम आधुनिक अवस्था में कूद के चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। बर्बर से सभ्य होंगे, सभ्य से आप जो है जटिल प्रक्रिया की ओर बढ़ेंगे। दोनों का विकास निश्चित क्रम में होता है। तो पहला ये जो है आपके समाज की जो प्राथमिक इकाई है परिवार है, दोनों का विकास प्रक्रिया एक जैसी होती है। तीसरा क्या है, संरचना में सुनिश्चितता पाई जाएगी। दोनों का उद विकास एक निश्चित क्रम में होता है। शरीर और समाज के प्रत्येक अंगों के अलग अलग कार्य होते हैं, सबके अलग अलग होंगे, जैसे आपके शरीर के कार्य अलग अलग होते हैं। शरीर और समाज दोनों के सभी अंग परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। कार्य तो अलग होंगे लेकिन एक दूसरे पे वो डिपेंड रहेंगे। दोनों ही समय के साथ रुग्ण होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। फिर तार्किक और अतार्किक क्रियाएं, ये किसने दिया है? पेरेटो ने दिया है। ये क्या है, इस पे चर्चा करते हैं कि तार्किक क्रियाएं वो क्रियाएं हैं जिसमें तार्किक आधार पर साध्य और साधन के बीच सामंजस्य स्थापित होता है तथा इनका अधिक आधार क्या होगा? अनुभव, तर्क तथा प्रयोग। तार्किक दे देंगे कि भाई ऐसा इसलिए हो रहा है। कोई भी चीज़ अगर होती है तो हम बता सकते हैं कि भाई पतन इसलिए हो रहा है या इसकी उन्नति इस कारण हो रही है। तर्क दे सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं आधार का, तर्क दे सकते हैं, प्रयोग दे सकते हैं, वो आपकी तार्किक क्रियाओं के अंतर्गत आएंगे। सिंपल सी चीज़ याद रखिएगा, तार्किक वो है जिसमें अनुभव, तर्क और प्रयोग हो और क्रियाएं अनुभव सिद्ध होने के कारण वास्तविक और प्रामाणिक मानी जाएंगी क्योंकि तर्क जुड़ा हुआ है साथ में। अतार्किक क्रियाएं वे क्रियाएं जिसमें साधन और साध्यों के बीच, जो हमारे साधन है और जो उसका उपभोग कर रहा है उनके बीच सामंजस्य नहीं होता है, वो अतार्किक कहलाती हैं। ये हैं भावना और अनुमान पर आधारित होंगी कि ऐसा होगा या भावना में पढ़ के नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जहाँ पे है, जहाँ पे हम तर्क नहीं दे पा रहे हैं, वो आपकी अतार्किक क्रियाएं होती हैं। तो बस ये याद रखिएगा कि तार्किक क्रियाएं वो होती हैं जिसमें अनुभव, तर्क और प्रयोग होगा और अतार्किक वो होंगी जिसमें भावना, अनुमान होगा। बस दो चीज़ें याद रखनी है, इसी को थोड़ा सा डिटेल करके आप बता देंगे। और औचित अवलोकन परीक्षण के प्रयोग के द्वारा ये संभव नहीं होंगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि परीक्षण हम यहाँ पे कर ही नहीं सकते हैं, भावना और अनुमान पे आधारित है ना। और अवलोकन हम कर नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं जा करके, तो ये भी नहीं होगा, औचित्य भी नहीं है। फिर पेरेटो के अवशेषों, विशिष्ट चालकों की विशेषताएं बताइए। अवशेष या विशिष्ट चालक स्थायी चालक हैं जो मानवीय क्रियाओं को निर्धारित, संचालित व नियंत्रित करते हैं। मानवीय जो क्रियाएं होंगी उनको निर्धारित, संचालित और नियंत्रित करने का कारण कौन करेगा? विशिष्ट चालक, या इसी को अवशेष बोलते हैं। और ये अवशेष किसकी अवधारणा है? पेरेटो की। तो पेरेटो ने अवशेष की अवधारणा दी है, यानी विशिष्ट चालकों की। तो जो विशिष्ट होंगे वो स्थायी चालक होंगे और मानवीय क्रियाओं को निर्धारित व संचालित और नियंत्रित ये करेंगे। यह अवशेष या विशिष्ट चालक न तो मूल प्रवृत्ति है और न भावना है, वरन यह मूल प्रवृत्ति और भावनाओं की अभिव्यक्ति दोनों ही है ये। उसी प्रकार अवशेष भी मूल प्रवृत्ति और भावनाओं की अभिव्यक्ति हैं। अवशेषों की प्रमुख तीन विशेषताएं क्या हैं? अपेक्षाकृत अधिक स्थिर होते हैं, जितनी आप अपेक्षा नहीं करते उससे भी ज़्यादा ये स्थिर होते हैं। ये स्वयं मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं ना होकर के उनकी अभिव्यक्ति होते हैं। अवशेषों में ना तो तार्किक तत्व होते हैं और न ही उनकी तार्किक आधार पर व्याख्या की जा सकती, न ये तार्किक होंगे और न ही उनके आधार पर इनकी हम व्याख्या कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ आपको बतानी है कि अधिक स्थिर, भावनात्मक ना होकर के अभिव्यक्ति होती है, तार्किक तत्व होते हैं और न ही उनमें तार्किक आधार पर इनकी व्याख्या की जा सकती है। फिर बात करते हैं आत्महत्या के प्रकार को बताइए।
आत्महत्या क्या है, आदमी क्यों करता है, ये सब तो जब डिटेल दूंगी, और ये सिद्धांत क्यों दिया है ये सब मैं बाद में बताऊंगी। तो आत्महत्या के प्रकार बताने हैं। तो आत्महत्या का जो सिद्धांत है वो किसका है? दुर्खेम का है। उन्होंने बोला है कि अहंवादी आत्महत्या समाज में अतिशय व्यक्तिगता की स्थिति आत्महत्या की दर में वृद्धि करती है। बहुत ज़्यादा जब हम व्यक्तिगता की बात करते हैं तो ये आत्महत्या को जन्म देगी और अहंवादी आत्महत्या होगी। फिर परार्थवादी, इन्होंने देखिए अहंवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, आदर्शहीन आत्महत्या और घातक आत्महत्या की बात करी है। तो ये आपको एज इट इज़ याद करना है, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग दुर्खेम जी ने किया है। अपने शब्दों में प्लीज़ मत लिखिएगा, ठीक है? तो नंबर अगर चाहिए तो ये लिखना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए आप ऐसे कर सकते हो कि ऐसे बना करके सुंदर डायग्राम बना करके दे दीजिए, ठीक है? इसको डायग्राम में कर दिए तो और आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। आपने लिखा कि दुर्खेम ने आत्महत्या के निम्न प्रकारों का उल्लेख किया है। तो पहला अहंवादी, फिर दूसरा है परार्थवादी, तीसरा है आपका आदर्शहीन, ऐसे आप इसको बना सकते हैं, और चौथा है घातक। ठीक, ऐसा करने के बाद फिर आपने छोटी सी डिटेल दे दी इसी में कि अहंवादी आत्महत्या क्या है? समाज में अतिशय व्यक्तिगता की स्थिति, यानी व्यक्तिगता की बहुत ज़्यादा अगर स्थिति आ रही है तो आत्महत्या में वृद्धि होगी। अहम आ रहा है अगर अपने बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? फिर अत्यधिक समाजीकरण की स्थिति आएगी। समाजीकरण, समाज के बारे में तो वो आपकी परार्थवादी, ठीक है? आदर्शहीन क्या होगी? समाज में नियमहीनता और आकस्मिक परिवर्तन में से निराशा की अगर स्थिति आएगी तो भी आत्महत्या की वृद्धि होगी दर में। तो अहम अगर आ रहा है, जहां हम स्व के बारे में सोच रहे हैं, वहां की आत्महत्या में वृद्धि होगी। जहां पे हम दूसरों की स्थिति के बारे में भी अगर सोच रहे हैं, समाजीकरण की स्थिति में की जाने वाली अगर आत्महत्या है तो भी वो आपके परार्थवादी होगी, ठीक है? फिर आदर्शहीन आत्महत्या, तो नियमहीनता और आकस्मिक परिवर्तन से अगर निराशा की स्थिति आ रही है तो भी आपकी आदर्शहीन आत्महत्या होगी। घातक आत्महत्या अगर अधिक नियंत्रण कर दिया जाए, भाई ग्रुप में जो हर प्रथा चल रही थी, तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? परार्थवादी के अंतर्गत आएंगे। आदर्शहीन, कोई आदर्श ही नहीं है तो भी आप आत्महत्या वाली आएगी। घातक आत्महत्या, नियंत्रण, आदर्शवादिता और कठोर नियम का अगर आप पालन कराया जाएगा तो भी आपकी आत्महत्या के लिए ये सब नियम उत्तरदायी होंगे। तो अहम, परार्थ, आदर्श और घातक आत्महत्या अपने आप जोड़ लीजिएगा। याद करने के लिए अहम, परार्थ, आदर्श और घातक याद रखिएगा। और ये किसने दिया है? दुर्खेम ने दिया है। आत्महत्या का सिद्धांत दुर्खेम का। फिर अहमवादी तथा परार्थवादी आत्महत्या में अंतर। अभी हमने आपको अहमवादी, परार्थवादी बताया है, तो ये पूछ रहे हैं दोनों में अंतर क्या है। तो अहमवादी आत्महत्या में व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, यानी हम अपनी प्रॉब्लम्स किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, अंदर ही अंदर घुल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? धीमे 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 हम कल्पनाओं में अपना एक कुछ बना लेंगे और जाके आत्महत्या कर लेंगे। तो अहमवादी आत्महत्या में व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, और जब वह समाज से अपने को उपेक्षित महसूस करने लगता है तो उसके अहम को चोट पहुंचती है और वह बिना किसी की परवाह किए आत्महत्या कर लेता है। समझ में आ रहा है? ये व्यक्तिगत है। हम समाज को में अपनी स्थिति बना नहीं पा रहे हैं तो हमें लगता है कि समाज जो है हमारा ध्यान नहीं रख रहा है, तो हम धीमे धीमे अकेले होते जाते हैं और आत्महत्या की ओर अग्रसर हो जाते हैं। फिर इस प्रकार की आत्महत्या में समूह के नियंत्रण का भी अभाव पाया जाता है। समूह का नियंत्रण ही नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी चीजें तो किसी को बता ही नहीं रहे हो ना, तो किसी को क्या पता। तो
फिर परार्थवादी आत्महत्या, इसमें व्यक्ति समूह को अधिक महत्वपूर्ण समझने लगता है और यह समूह के हित में ही अपना हित समझता है, अर्थात व्यक्तिगत हित सामूहिक हित में विलीन हो जाता है। यानी समूह का हित ही उसका हित होता है। समूह के हित के लिए, सामूहिक कल्याण के लिए व्यक्ति अपने को समाप्त करने में जरा भी संकोच नहीं करता और वह उपेक्षित होकर आत्महत्या कर लेता है। क्लियर हो गया? अहमवादी, हम अपने आप को अंतर्मुखी कर करके समाज, हम ये सोचते हैं कि समाज हमारा ध्यान नहीं रख रहा और हम आत्महत्या कर लेते हैं। परार्थवादी में क्या है? पर के लिए, परार्थवादी तो पर मतलब दूसरे के लिए, इतना याद रखिएगा। तो परार्थवादी आत्महत्या में क्या हो रहा है कि हम समाज को ही खुद समझ रहे हैं कि समाज है तब हम हैं, तो हम उसके लिए आत्महत्या कर रहे हैं बस। फिर कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद, चलिए देख लेते हैं कि ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या अर्थात इतिहास की आर्थिक व्याख्या करता है। भौतिकता क्या है? अर्थ ही तो भौतिकता है, ठीक है। तो आर्थिक व्याख्या, और कार्ल मार्क्स ने इतिहास को एक प्रक्रिया माना है जो अन्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं से इस अर्थ में भिन्न है कि वह मनुष्य को लक्षणों की प्राप्ति के लिए की जाने वाली क्रिया है, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा कि ये जो आपकी ऐतिहासिक भौतिकवाद है, मनुष्यों को लक्षणों की प्राप्ति के लिए की जाने वाली क्रिया है। तो मार्क्स इतिहास को मात्र साहसी योद्धाओं, राष्ट्रों या सम्राटों की क्रियाकलापों का लेखा नहीं मानता, बल्कि मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद इस प्रश्न का उत्तर देता है कि कौन सा भौतिक प्रभाव है जो इतिहास की घटनाओं का संचालन व नियमन करता है। मार्क्स ने इतिहास की व्याख्या एक तर्कपूर्ण और क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में की है। मार्क्स का विचार है कि इतिहास की प्रत्येक घटना आर्थिक शक्तियों द्वारा निर्धारित है। इनका मानना यह है कि जो आपकी प्रत्येक घटना है वो आर्थिक शक्तियों पर आधारित होती है। जब आर्थिक शक्तियां बदलती हैं तो इतिहास में भी परिवर्तन हो जाता है। तो मेन चीज़ ध्यान रखिएगा कि कार्ल मार्क्स का जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है वो ये कहता है कि जब आर्थिक शक्तियों में परिवर्तन होगा तब समाज में भी परिवर्तन होगा या इतिहास की प्रत्येक घटना उसी के द्वारा परिवर्तित होंगी। तो इतिहास में भी परिवर्तन शुरू हो जाता है। मार्क्स ने समाज के विकास तथा इतिहास की व्याख्या संबंधी सिद्धांत द्वंद्वात्मक और भौतिकवाद पर आधारित है और इनका जो सिद्धांत है वो द्वंद्व होगा और भौतिकवाद इस पे आधारित है। इन दोनों की डिटेल में आपको बाद में दे दूंगी एग्जाम के बाद। तो कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिकवाद क्या कहता है कि ये जो है इतिहास को एक प्रक्रिया मानते हैं और प्राकृतिक प्रक्रियाओं से भी ये इसको अलग मानते हैं और मेन जो है ये आर्थिक शक्तियों के द्वारा इसको निर्धारित मानते हैं। इनका कहना है कि इतिहास की जितनी भी घटनाएं होंगी वो आर्थिक शक्तियों के द्वारा निर्धारित होंगी और जब आर्थिक शक्तियों में बदलाव आएगा तो इतिहास में भी बदलाव आना शुरू हो जाएगा। फिर भ्रांत तर्क, ये किसने दिया है? पेरेटो ने दिया है। पेरेटो, मानव की अधिकांश क्रियाएं अवशेषों द्वारा संचालित होती हैं जिन्हें तर्क संगत नहीं कहा जा सकता। मतलब सब पे हम तर्क नहीं दे सकते। इसका कारण यह है कि अवशेषों का आधार मूल प्रवृत्तियां, संवेग और भावनाएं होती हैं। तो जहाँ पे मूल प्रवृत्तियां, संवेग और भावनाएं होंगी तो वहाँ पे हम तर्क नहीं दे सकते हैं कि व्यक्ति जो भी कार्य करता है वह उसे उचित मानता है किंतु अन्य लोग उसके कार्यों को उचित नहीं मानते। ऐसी स्थिति में वह अपने व्यवहार का औचित्य सिद्ध करने के लिए अपनी प्राकृतिक परिस्थितियों व आदर्शों के अनुसार अनेक दलीलें या युक्ति दे देने लगता है। मान लीजिए किसी के नंबर कम आए तो हम क्या कहेंगे? अरे हमारे प्रॉब्लम चल रही थी या हम बीमार हो गए थे या हम पढ़ नहीं पाए। तो इस तरह से जब हम दलीलें और तर्क देने लगेंगे तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? भ्रांत तर्क के अंतर्गत। और इसी को पेरेटो ने भ्रांत तर्क कहा है। यानी जिसमें हम जो है संवेग, भावनाएं और प्रवृत्तियां आ जाएं,
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जहां पे मूल जो है वो प्रवृत्ति, संवेग और भावनाएं होती हैं और तर्क नहीं होता है, जो तर्क संगत ना हो, जहां पे प्रवृत्तियां, संवेग और भावनाएं आ जाती हैं और जो कार्य हुआ है या जो रिजल्ट निकला है उसके लिए हम दलीलें और युक्तियां देने लगते हैं, तो वही पेरेटो ने क्या कहा है, भ्रांत तर्क कहा है। ये इस अर्थ में भ्रांत है कि ये सामान्य मत के विरुद्ध होती हैं। जो सामान्य मत होंगे उनके विरुद्ध होंगे। एक माना गया है कि जैसे शराब पीना गलत है, लेकिन जो शराब पिला रहे बहुत टेंशन थी इसलिए मैंने पीना शुरू कर दिया और उससे मुझे थोड़ी नींद आ जाती है, तो वो आप जो तर्क कैसा दे रहा है, दलीलें और युक्तियां गलत दे रहा है ना वो, और आपको भ्रमित कर रहा है, तो वही आपकी क्या कहलाएंगी, पेरेटो के अनुसार भ्रांत तर्क। जो भ्रमित करे वो ऐसे तर्क, वो भ्रांत तर्क किसने दिया, पेरेटो ने दिया। तो क्या आप इसको तर्क संगत मानेंगे, नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि पूरा समाज उसको गलत मान रहा है। फेयरचाइल्ड के अनुसार भ्रांत तर्क क्रियाओं का वह व्यापक क्षेत्र है जिसके द्वारा मनुष्य व्यवहार की तार्किकता या औचित्य के संबंध में स्वयं तथा अपने साथियों को समझाने या विश्वास दिलाने का प्रयास करता है। इसको एज इट इज याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है कोटेशन है। तो भ्रांत तर्क के बारे में फेयरचाइल्ड ने क्या कहा है कि भ्रांत तर्क क्रियाओं का वह व्यापक क्षेत्र है। किसका? क्रियाओं का व्यापक क्षेत्र है जिसके द्वारा मनुष्य व्यवहार की तार्किकता या औचित्य के संबंध में स्वयं तथा अपने साथियों को समझाने या विश्वास दिलाने का प्रयास करता है। क्लियर हो गया? फिर पेरेटो ने भ्रांत तर्क को अवशेषों की अपेक्षा अधिक अस्थिर, विविध, परिवर्तनीय तथा परस्पर विरोधी माना है। पेरेटो ने क्या कहा है कि जो भ्रांत तर्क हैं वो अवशेषों की अपेक्षा अधिक अस्थिर है, अवशेष कम अस्थिर है लेकिन ये ज्यादा अस्थिर है, और विविध, परिवर्तनीय तथा परस्पर विरोधी है। प्रचार, विज्ञापन, फैशन सामान्यतः भ्रांत तर्कों पर ही आधारित है। जैसे जब आप पिज्जा तोड़ते हैं तो उसमें लगता है कितनी चीज है, चीज ही चीज है, होता क्या है, भ्रांत फैलाते हैं कि आप जो है कुछ होता है जैसे एनर्जी आ जाएगी, तुरंत आपने पिया ठंडा ठंडा कूल कूल, लगाया आपने तेल लगाया तो आप बिल्कुल उड़ने लगे, या कुछ आपने एनर्जी ड्रिंक पिया तो आप दौड़ने लगे, और या घुटनों के तेल का ही आता है कि आप लगाओगे तो बिल्कुल आप चलने लगोगे 20 साल के बच्चे की तरह। क्या ऐसा है? तो ये जो सबसे ज़्यादा भ्रांत तर्क फैला रहा है वो कौन फैला रहा है? आपका प्रचार। और उनको छूट भी है कि आप भाई थोड़ा बहुत झूठ बोल सकते हो, ठीक है। विज्ञापन या फैशन, ये जो है भ्रांत तर्कों पर ही आधारित होते हैं। और पेरेटो की मान्यता है कि प्रगति, संगठन, न्याय, समानता, प्रजातंत्र, समाजवाद, राष्ट्रीयता और मानवता का धर्म आदि के संबंध में प्रतिपादित अवधारणा और सिद्धांत तर्कों पर ही आधारित है। लेकिन जो आपकी प्रगति है, संगठन है, न्याय है, समानता है, प्रजातंत्र है, समाजवाद है, राष्ट्रीयता है और मानवता है, ये जो है तर्क पे आधारित होंगी, हम दे सकते हैं तर्क, अतः वे अवैज्ञानिक हैं। फिर अभिजात वर्ग के परिभ्रमण की अवधारणा। परिभ्रमण की अवधारणा किसकी है? पेरेटो की। ये भी ध्यान रखिएगा कि अभिजात वर्ग के परिभ्रमण की अवधारणा किसने दी है? तो पेरेटो ने दी है। अभिजात वर्ग को दो भागों में इन्होंने बांटा है। प्रथम शासक अभिजात वर्ग तथा द्वितीय है आपका अशासक अभिजात वर्ग। पहला शासक अभिजात वर्ग है और दूसरा अशासक। प्रथम भाग में वे अभिजात आते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेते हैं, यानी वो व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग ले। द्वितीय वर्ग में वे लोग आएंगे जो विशिष्ट क्षेत्रों में क्षमता और गुणों के आधार पर जिनकी स्थिति अन्य लोगों से ऊंची होगी। पेरेटो के अनुसार शासक अभिजन व अशासक अभिजन में शक्तियों का आना जाना लगा रहता है।
समाज एक मुक्त व्यवस्था है जिसके आवश्यक गुणों का संचय कर लेने पर निम्न वर्ग के लोग उच्च वर्ग में और उच्च वर्ग के लोग अपने दोषों के कारण निम्न वर्ग में प्रवेश करते हैं। इनका कहना है कि ये आना जाना लगा रहता है कि निम्न वर्ग के लोग उच्च वर्ग में और उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग में आते जाते हैं, मतलब ये क्रम चलता रहेगा इनके अनुसार। फिर उच्च वर्ग में और उच्च वर्ग के लोग अपने दोषों के कारण निम्न वर्ग में प्रवेश करते रहते हैं। यही अभिजात वर्ग का परिभ्रमण है। क्लियर हुआ? कुछ नहीं आपको याद रखना है। अभिजात वर्ग का परिभ्रमण क्या है कि उच्च वर्ग का निम्न वर्ग में, निम्न वर्ग का उच्च वर्ग में, तो ये क्रम चलता रहता है। यही आपका परिभ्रमण है। और पेरेटो ने अभिजात वर्ग को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। पहला है आपका शासक अभिजात वर्ग और द्वितीय कौन है? अशासक अभिजात वर्ग। 2 वर्ग बांटे हैं, शासक और अशासक। इनका कहना यह है कि ये परिभ्रमण चलता रहता है कि शासक से अशासक, अशासक से शासक में परिवर्तन होता रहता है। ऐसा नहीं है कि जो निम्न व्यक्ति है वो ऊंचे नहीं पहुंचेगा, अपने गुणों के कारण वो ऊंचा पहुंच सकता है, और उच्च व्यक्ति अपने निम्न कर्मों के कारण नीचे पहुंच जाता है। तो ये परिभ्रमण चलता रहता है। शक्ति का चक्र शासक अभिजात वर्ग तथा अशासक अभिजात वर्ग के मध्य चलता रहता है। संक्षेप में यही पेरेटो का अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत है। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये समझाना है कि पेरेटो ने 2 वर्ग बताए हैं, एक आपका शासक वर्ग, एक अशासक वर्ग। इनका कहना यह है कि अशासक वर्ग जो है वो अपने गुणों के कारण उच्च पद पे पहुंच सकता है, और जो शासक वर्ग है अपने निम्न कर्मों के कारण नीचे पहुंच सकता है। तो ये चक्र चलता रहता है और यही पेरेटो का परिभ्रमण का सिद्धांत है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यक्षवाद से कांट का क्या अभिप्राय है? कांट ने समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में रखा है और उन्होंने प्रत्यक्षवाद दिया है। प्रत्यक्षवाद की मुख्य विशेषता क्या होगी कि उसमें निरीक्षण होगा, निरीक्षण होगा। यानी मान लीजिए किसी गांव का हम अध्ययन कर रहे हैं कि वहाँ पे अगर सारे लोग शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ नहीं हैं तो आखिर क्यों नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले वो उस गांव का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के बाद परीक्षण करेंगे कि क्या जो जो हम रखे हुए हैं कि इस वजह से ऐसा है वो सही है कि नहीं है। फिर उस पर हम प्रयोग करेंगे, फिर हम उसका वर्गीकरण कर लेंगे कि इसकी जो है भूमिका ज़्यादा है, इसकी कम है, इस कारण की थोड़ी सी और कम है। तो सबसे ज़्यादा जो कारण होगा कि वहाँ के लोग आलसी हैं या व्यवसाय की कमी है, कोई भी रीज़न वहाँ पे हम जा कर के देखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष चीज़ें दे रहे हैं। तो यही जो है प्रत्यक्षवाद है, जिसमें निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के आधार पर घटनाओं की व्याख्या की जाए, और उन्हें समझना ही कांट का प्रत्यक्षवाद है। क्लियर हो गया? यानी जिसमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाए। वैज्ञानिक विधि में क्या होता है कि कोई भी चीज़ है तो हम ऐसे ही नहीं मान लेते हैं कि भगवान की वजह से ऐसा हो गया। जैसे हमारे यहाँ कहा गया कि पृथ्वी की उत्पत्ति, या हम कहते हैं कि जो है शेषनाग पे हमारे विष्णु जी लेटे हुए हैं। हाँ, वो अलग चीज़ है। और उधर से जो है जैसे हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनकी उत्पत्ति शरीर से मानी गई है कि आपके मुंह से ब्राह्मण की, हाथों से क्षत्रिय की, नाभि से वैश्य की, चरणों से शूद्र की। लेकिन विज्ञान तो ऐसा नहीं मानता ना। विज्ञान कहता है कि हम जब तक वहाँ देख नहीं लेंगे, परीक्षण नहीं कर लेंगे, प्रयोग नहीं कर लेंगे, वर्गीकरण नहीं कर लेंगे, तब तक हम उसको नहीं मानेंगे। और यही कांट का प्रत्यक्षवाद है। बस इतना याद रखिए। अब जब हम देखेंगे चीजें तो क्या होगा उसमें? प्रत्यक्षवाद अलौकिक शक्तियों से असंबंधित होगा कि नहीं? क्योंकि अलौकिक शक्तियों को वो नहीं मांगता।
बिजली कड़क रही है तो भगवान की वजह से नहीं कड़क रही, क्यों कड़क रही है? वो क्या करेगा? निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के द्वारा निष्कर्ष निकालेगा। तो ये असंबंधित होगा। भाग्यवादी भी नहीं होगा, वो कर्मवादी होगा, क्योंकि जब हम क्रिया करेंगे तभी तो उसके बदले में हमको मिलेगा। क्या हम लेटे रहें और कहेंगे हमारे मुंह में खाना बन करके चला जाए? तो ये तो नहीं होगा। तो भाग्यवादी नहीं है, आशावादी भी नहीं है कि अभी नहीं आगे मिल जाएगा, लेकिन कर्म तो आपको करना पड़ेगा ना। तो प्रत्यक्षवाद कहता, कर्मवाद पे विश्वास करता आशावादी भी नहीं है। भौतिकवादी भी नहीं है, क्योंकि भौतिक शक्तियों को बौद्धिक शक्तियों के अधीन मानता है ये। ठीक है, फिर इसका संबंध वास्तविकता से है। जाहिर सी बात है कि हम निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के आधार पर निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो ये वास्तविकता के करीब होगा कि नहीं होगा? है। इसका संबंध उपयोगी ज्ञान से है, न कि समस्त ज्ञान से। हमको समस्त ज्ञान नहीं चाहिए यहाँ पे। उपयोगी ज्ञान जो हमारे लिए उपयोगी है या हमारे समाज के लिए उपयोगी है, हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रखते हैं, ये प्रत्यक्षवाद कह रहा है। इसका संबंध यथार्थ ज्ञान से है और इसका संबंध सापेक्ष ज्ञान से है, न कि निरपेक्ष। क्लियर हो गया? क्या क्या है इसमें? भाग्यवादी नहीं है, अलौकिक शक्तियों से असंबंधित होने के कारण अनिश्वरवादी नहीं है, फिर आशावादी नहीं है ये, फिर भौतिकवादी नहीं है, वास्तविकता से संबंधित है और उपयोगी ज्ञान से संबंधित है, यथार्थ ज्ञान से संबंधित है और सापेक्ष से संबंधित है, निरपेक्ष से संबंधित नहीं है। अलौकिक शक्तियों से असंबंधित है, संबंधित इसलिए नहीं है क्योंकि हम भगवान पे ही सारी डिपेंडेंसी यहाँ पे नहीं बताते हैं। अब बात करते हैं, फिर देखते हैं मैक्स वेबर की सामाजिक वर्ग की अवधारणा। मैक्स वेबर की सामाजिक वर्ग की अवधारणा किसमें है? उन्होंने अपने सामाजिक स्थिरीकरण के सिद्धांत में दिया है। तो सामाजिक स्थिरीकरण किससे संबंधित है? मैक्स वेबर से। और इन्होंने किस अवधारणा को दिया है? तो सामाजिक वर्ग की अवधारणा इसके अंतर्गत इन्होंने दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि समाज में शक्तियों का वितरण समान रूप से न होकर के असमान रूप से होता है। इन्होंने बोला कि जो शक्तियों का वितरण है वो समान रूप से नहीं है बल्कि असमान रूप से है। यानी एक आपका होगा प्रथम वर्ग और दूसरा होगा आपका निम्न वर्ग। उच्च वर्ग, जो प्रथम वर्ग होगा वो उच्च कहलाएगा और जो आपका द्वितीय होगा वो निम्न वर्ग कहलाएगा। अब उच्च वर्ग में कौन कौन आ रहे हैं आपके? उच्च वर्ग में अधिक शक्ति वाले लोग आएंगे और निम्न वर्ग में कौन आ रहा है? कम शक्ति वाले लोग आएंगे। बस इन्होंने दो वर्ग बताए हैं और यही जो सामाजिक वर्ग है वो ये है। कोई भी एक समाज में समान शक्ति वाले जो समूह होंगे वो सामाजिक वर्ग कहलाएंगे, ऐसा मैक्स वेबर ने बोला है। लैपियर ने कहा है कि संस्कृति के आधार पर, ध्यान रखिएगा कि संस्कृति के आधार पर मिली समान स्थिति या स्तर वाले समूह आपके सामाजिक वर्ग कहलाएंगे, ऐसा लैपियर ने कहा है। आकबर्न और नीमकाफ ने क्या कहा है कि सामाजिक वर्ग समाज में समान स्तर वाले लोगों का समूह है। समाज में जो समान स्तर वाले लोग होंगे वो उनका समूह सामाजिक वर्ग है, ये बोला है आकबर्न और नीमकाफ ने। और संस्कृति के आधार पर स्थिति और स्तर वाले, एक स्थिति और स्तर वाले जो समूह होंगे वो लैपियर के शब्दों में सामाजिक वर्ग है। मैक्स वेबर ने कहा है कि समाज में समान शक्ति वाले, देखिए समाज में समान स्तर वाले लोग अगर बोले तो ये है आकबर्न और नीमकाफ की परिभाषा। अगर ये बोले कि समाज में समान शक्ति वाले समूह को सामाजिक वर्ग कहते हैं तो ये आपका मैक्स वेबर। फिर वेस्टरहेन ने क्या अभिप्राय है? वेस्टर्न एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद होता है जानना। क्या होता है? जानना। तो जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने, मैक्स वेबर कहाँ के हैं? जर्मनी के।
वेस्टर्न को एक पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया, वेस्टर्न को एक पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया जिसका तात्पर्य अपने आप को किसी अन्य जिसके बारे में आपको अध्ययन करना है के स्थान पर रखकर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है। अब इसका प्रयोग नृजाति जो संस्कृतियां हैं उसके अध्ययन में किया जाता है। मान लीजिए किसी चीज़ का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, या बाल विवाह के बारे में, या सती प्रथा, या दहेज को ही लेके हम अध्ययन करने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उस जिसका अध्ययन कर रहे हैं उसको अपनी जगह रख लेंगे। तो फिर हम महसूस करेंगे कि क्या हो रहा है। ऐसा किसने बोला है? आपका वेस्टर्न है जो पद्धति है वो, और मैक्स वेबर के द्वारा ऐसा बोला गया है। और ये किसके लिए प्रयोग होता है? नृजाति जो संस्कृति हैं उनके लिए। क्लियर हुआ? वेस्टर्न क्या है? जर्मनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जानना, और इसके बारे में किसने बताया है? आपके मैक्स वेबर ने, जो जर्मनी समाजशास्त्री थे। ये एक पद्धति के रूप में इसको प्रस्तुत किया है इन्होंने, और अपने आप को किसी अन्य, इसमें क्या होता है कि अपने आप को जिसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं उसकी जगह रख देना है, और फिर महसूस करना और निष्कर्ष निकालना है, और अपना दृष्टिकोण फिर प्रस्तुत करना है। अब ये कहाँ उपयोग की जाती है? वेस्टर्न पद्धति, नृजातीय की जो संस्कृति होगी वहाँ पे। वेबर का मत है कि एक समान वैज्ञानिक द्वारा किसी तथ्य का परीक्षण बाहर से होता है। उदाहरण के तौर पर एक रसायन शास्त्री द्वारा किसी रसायन की विशेषताओं का अध्ययन बाहर से ही किया जा सकता है, परंतु एक समाजशास्त्री द्वारा, जो कि मानव होने के नाते, समाज या संस्कृति के आंतरिक सदस्य होने के नाते उनके अंतर संबंधों को बारीकी से समझने का प्रयास किया। इन्होंने कहा कि अगर हम रसायन शास्त्री हैं तो हम किसी लिक्विड को, अगर किसी लिक्विड में मिलाते हैं एक निश्चित मात्रा में, तो चाहे आप बाहर करिए, चाहे अंदर करिए, चाहे छत के ऊपर करिए, चाहे जमीन के नीचे करिए, निष्कर्ष तो वही निकलना है। लेकिन हम क्योंकि मानव हैं और हम मानव के बारे में पता लगा रहे, तो हम ऊपर होंगे तो अलग निष्कर्ष निकलेगा, अंदर होंगे तो अलग निकलेगा, बाहर से हम सोचेंगे तो अलग निकलेगा। हमें लग रहा है कि हमारे मोहित जी बहुत खुश हैं, लेकिन जब हम उनके घर जाएंगे, उनका रहन सहन देखेंगे, उनकी रोज़ की प्रॉब्लम्स देखेंगे, तब तो हमें पता चलेगा कि आखिर उनकी वास्तविक प्रॉब्लम क्या है। यहाँ तो उनकी प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आनी है, क्योंकि वो आ रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, जा रहे हैं। क्लियर हुआ? तो ये किसने बोला है? ये आपके बोला है मैक्स वेबर ने, कि रसायन का तो हम कहीं भी अध्ययन कर सकते हैं, बाहर भीतर ऊपर नीचे, लेकिन क्योंकि मानव का हम अध्ययन कर रहे हैं, उसके अंतर संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हमें उसको समझने के लिए उसके अंदर जाना पड़ेगा, और यही वेस्टर्न हैंड पद्धति है जिसको मैक्स वेबर ने दिया है। क्लियर हो गया? फिर बात करते हैं धर्म के समाजशास्त्र के प्रमुख आधार, संक्षेप में बताइए। सबसे पहले धर्म के समाजशास्त्र की बात किसने करी है? मैक्स वेबर ने। धर्म के समाजशास्त्र के अध्ययन में मैक्स वेबर ने विश्व के 6 धर्मों, विश्व के जो 6 प्रमुख धर्म है, हिंदू, ईसाई, कन्फ्यूशियस, इस्लाम और यहूदी, इनका अध्ययन किया है। तो 6 धर्म याद कर लीजिएगा। हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, आपके ईसाई हैं, इस्लाम ईसाई हो गए, और कन्फ्यूशियस और यहूदी और याद कर लीजिएगा। याद हो गया? का अध्ययन किया, जिसके प्रमुख आधार निम्न हैं। पहला, धार्मिक तथा आर्थिक घटनाएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं। इन्होंने कहा कि जो धार्मिक घटनाएं होती हैं और जो आपकी आर्थिक घटनाएं होती हैं, वो एक दूसरे से संबंधित होंगे तथा एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर हमारे पास धन ज़्यादा होगा तो हम पूजा पाठ ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा खर्चा करेंगे, ज़्यादा दान करेंगे, और अगर नहीं होगा तो हम छोटी पूजा कराएंगे, विशाल यज्ञ हवन नहीं कराएंगे, या अगर हमें चादर चढ़ानी है तो हम छोटी चढ़ाएंगे। तो आर्थिक कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है कि नहीं कर रही है? भाई लड्डू हमें बांटना है तो हम छोटे छोटे या बूंदी बांट के काम चला लेंगे। अगर पैसा है तो हम अच्छा सा सुंदर सा नाम लिखवा करके 4-4 लड्डू का पैकेट बनवा के बांटेंगे।
या डिब्बे में देंगे या गिफ्ट के साथ स्टील के उसमें देंगे। तो ये क्या कह रहे हैं कि जितने भी आर्थिक घटनाएं और धार्मिक घटनाएं होती हैं वो एक दूसरे से संबंधित होती हैं और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। समाज की सभी घटनाओं का एक तरफा अध्ययन नहीं किया जा सकता। समाज की जितनी भी घटनाएं होती हैं उसका हम एक तरफा अध्ययन नहीं कर सकते हैं। धार्मिक कार्य एक परिवर्तनशील कारक है। इन्होंने कहा है कि जो धार्मिक कार्य है वो परिवर्तनशील है, चेंजेस उसमें आते रहेंगे। पहले देख लीजिए और अब देख लीजिए, काफ़ी अंतर आ गया है समय के साथ, क्योंकि समय उस टाइम अलग था, इस टाइम अलग है। सभी धर्मों के आदर्श प्रारूप का तुलनात्मक अध्ययन, और सभी धर्मों के आदर्श प्रारूपों का हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। उपर्युक्त धर्म के आधार से निष्कर्ष कहा जा सकता है कि धर्म और आर्थिक जो विचार हैं वो समाज के अंग हैं जिनका अध्ययन अलग अलग करने के बजाय समायोजन के आधार पर करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक एवं आर्थिक दोनों विचार एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा समाज एवं स्वयं को प्रभावित भी करते हैं। धर्म के समाजशास्त्र की अवधारणा मैक्स वेबर ने दी है, जिसमें उन्होंने 6 प्रमुख धर्मों हिंदू, ईसाई, मुस्लिम या इस्लाम, कन्फ्यूशियस और यहूदी की बात करी है। और इन्होंने बोला है कि जो जितनी भी धार्मिक घटनाएं होती हैं वो अर्थ पे डिपेंड होती हैं या एक दूसरे से प्रभावित होती हैं, और समाज की सभी घटनाओं का एक तरफा अध्ययन नहीं किया जा सकता है क्योंकि दोनों करना पड़ेगा। धार्मिक कार्य एक परिवर्तनीय कारक है जो परिवर्तित होता रहता है और सभी धर्मों के आदर्श प्रारूपों का तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है। और इसी को इन्होंने बोला है कि धर्म के आधार पे ये कहा जा सकता है कि धर्म और आर्थिक विचार समाज के अंग हैं जिनका अध्ययन अलग अलग करने के बजाय समायोजन के आधार पे मिला के हम करेंगे, दोनों को मिला के हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। फिर बात करते हैं मैक्स वेबर के वर्ग हित की। मैक्स वेबर ने बताया कि समाज शक्तियों के वितरण के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो मैक्स वेबर ने क्या कहा है? मैक्स वेबर ने कहा है कि समाज शक्ति के वितरण के आधार पे, समाज को शक्ति के वितरण के आधार पे हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में। पहला अधिक शक्ति वाला और दूसरा उच्च वर्ग तथा या कम शक्ति वाला। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में आपको बताया कि 2 वर्गों में बांट सकता है, एक जो उच्च शक्ति वाला होगा और दूसरा जो निम्न शक्ति वाला होगा। क्लियर हो गया? और इन्हीं समूहों को आपसी सामाजिक आर्थिक राजनैतिक हित को वर्ग हित कहा है। वर्ग हित क्या है? इन्हीं का आपसी जो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, सामाजिक यानी हमारी जो सोशल वैल्यूज वगैरह हैं वो आर्थिक अर्थ से रिलेटेड, और राजनैतिक यानी आपका जो नियम और कानून होगा उससे रिलेटेड, उस हित को क्या कहा जाता है? वर्ग हित कहा जाता है। क्लियर हुआ? मैक्स वेबर के वर्ग हित में क्या आ रहा है? समाज शक्तियों के वितरण के आधार पर इन्होंने 2 वर्ग बताए हैं और दोनों ही वर्ग के जो आपसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हित होंगे वही आपके वर्ग हित होंगे। क्लियर हो गया? दोनों वर्ग, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का जो आपसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हित है वो वर्ग हित होगा, ऐसा बोला है आपके मैक्स वेबर ने। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वर्ग हित किसी समान परिस्थिति वाले सामाजिक समूह के सदस्यों के बीच आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक, ये ध्यान रखिएगा, समान परिस्थिति बोले या उच्च वर्ग बोले और निम्न वर्ग बोले तो उच्च वर्ग की स्थिति एक होगी और निम्न वर्ग की भी स्थिति एक होगी, तो दोनों का जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सहयोग होगा वो किसी अन्य परिस्थिति वाले सामाजिक वर्ग की अपेक्षा अधिक होगा। अतः सामाजिक वर्ग के सदस्यों के बीच इसी सहयोग की भावना एवं फलित प्रक्रिया को वर्गहित कहते हैं। यानी हम अगर ये जो समान स्थिति वाले वर्ग यदि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग करते हैं तो वही आपका वर्ग हित है। बस इतना याद रखिएगा।
मेन चीज आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक, और कितने वर्ग में बांटा है? 2 वर्ग में। और इन्हीं की जो समान स्थिति होगी, कौन सी? आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक, यही आपकी वर्ग हित है। बस इसी को ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, सत्ता के स्वरूप या प्रकार बताइए। अब सत्ता के बारे में मैक्स वेबर की जो डिटेल है, अभी क्योंकि हम लोग के पास टाइम कम है इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, तो सीधे क्वेश्चन पे ही फोकस कर रहे हैं। मैक्स वेबर का मानना है कि जो सत्ता होती है वो सत्ता शक्ति का संस्थापक, और सत्ता जो है वो शक्ति का संस्थापक और कानूनी रूप होती है, यानी सत्ता ही शक्ति है। सत्ता ही शक्ति है, ये किसने बोला है? आपके मैक्स वेबर ने बोला है। किसमें बोला है? सत्ता के स्वरूप या प्रकार। क्षेत्रीय आधार पर सत्ता पहला, इसके प्रकार हैं। दूसरा, संविधान के आधार पर सत्ता। तीसरा है राजनीतिक आधार पर सत्ता। और उपर्युक्त प्रकार की सत्ता से यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी क्षेत्र में सत्ता जिस व्यक्ति, वर्ग या समूह के हाथ में होती है वह समाज में उच्च परिस्थिति को सत्यापित किए रहता है। इसके विपरीत समाज के अन्य वर्ग जो होंगे जिसके हाथ में सत्ता नहीं होगी, वह समाज में अपेक्षाकृत निम्न परिस्थिति को प्राप्त करता है और वह समाज का शासित वर्ग होता है। क्लियर हुआ? ये कह रहे हैं कि जहां पे सत्ता होगी वही शक्ति होगी। जिसके हाथ में पावर है उसी के हाथ में शक्ति है। ये बात कौन बोल रहा है? मैक्स वेबर बोल रहे हैं। सत्ता के स्वरूप कौन कौन से हैं? एक है क्षेत्रीय आधार पर सत्ता, यानी स्थानीय आधार पर, राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता। जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी एक पावर है। फिर आप चाहे राज्यपाल को देख लें या गांव के मुखिया को देख लें या सरपंच को देख लें, या परिवार में अगर हम देखें तो परिवार का जो आपका मुखिया होगा उसके पास सारी सत्ता होती है, और सत्ता मतलब संपत्ति भी उसके हाथ में है, तो जो वो चाहेगा उस हिसाब से अन्य लोग कार्य करेंगे। ये बात कौन बोल रहा है? आपके मैक्स वेबर का कहना है। और इन्होंने कितने प्रकार बताए हैं? इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं, क्षेत्रीय आधार पर, संविधान के आधार पर और राजनीतिक के आधार पर। राजनीतिक प्रशासनिक दृष्टि से जो जिसके पास सत्ता हो, शासन का संचालन करना हो संविधान के अनुसार जिसके पास, या कानूनी प्रक्रिया जैसे पुलिस है, न्यायालय है, ये सब आ गए। और क्षेत्रीय आधार पर यानी किसी एक पर्टिकुलर स्पेस का हो या आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता हो, तो ये इन्होंने इसमें बांटा है। और ये कह रहे हैं कि जिसके पास सत्ता होगी, समाज के जिस भी व्यक्ति के पास सत्ता है वो उच्च परिस्थिति को प्राप्त करेगा, और जिसके पास सत्ता नहीं है वो निम्न स्थिति को प्राप्त करता है, और वही आपका शासित वर्ग होगा। क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा से क्या आशय है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्स के द्वारा दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसका है, तो ये मार्क्स का है। मार्क्स का कहना है कि किसी भी उत्पादित वस्तु का मूल्य उस पर खर्च किए गए श्रम के अनुसार होना चाहिए, परंतु बाजार में उसकी कीमत बढ़ाकर बेची जाती है तथा वह बढ़ी हुई कीमत पूंजीपति के पास जाती है, जिससे वह और अधिक पूंजी संग्रहित कर लेता है। ये गलत लिखा है। तथा यही बढ़ी हुई कीमत अतिरिक्त मूल्य कहलाती है। कहने का ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए हमने 1 रुपए का कच्चा माल लिया और 2 रुपए मशीनरी में और बिजली में खर्च हुए, बिजली और मशीन में, और 1 रुपए हम मान लेते हैं कि जो संसाधन लगे उसमें खर्च हुए, और 1 रुपए श्रम जो था उसमें खर्च हुए। तो टोटल कितने खर्च हुए आपके? 2, 3, 4, 5 रुपए खर्च हुए। ठीक है, तो 5 रुपए का सामान हम बाजार में 5 रुपए में ना बेच करके 8 रुपए या 10 रुपए का बेच रहे हैं। अगर हम 10 रुपए का बेच रहे हैं तो क्या हुआ? 5 रुपए का सीधे प्रॉफिट हो रहा है।
क्योंकि टोटल जो हम देख रहे हैं वो 5 रुपए का खर्चा है और वो मार्केट में 5 रुपए का ना बिक करके 10 रुपए में बिक रहा है, तो सीधे 5 रुपए प्रॉफिट किसके पास जाएगा? मजदूरों के पास कि पूंजीपतियों के पास? मजदूरों के पास तो जाने वाला नहीं है, क्योंकि उसको तो मालिक ही लेगा। तो जब मालिक ले रहा है तो यही जो है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। मूल्य से ज़्यादा जब हम ले रहे हैं और ये किसके पास चला जा रहा है? पूंजीपति के पास, तो यही बढ़ी हुई कीमत आपका अतिरिक्त मूल्य कहलाएगी। जैसे किसी फैक्ट्री में एक मजदूर कुर्सी बनाता है, इसके लिए उसे 50 रुपये मजदूरी दी जा रही है। कुर्सी बनाने में 100 रुपए की सामग्री लगती है। इस प्रकार कुर्सी का मूल्य 150 रुपए हुआ, लेकिन यह कुर्सी बाजार में 200 रुपए में बेची गई। इस प्रकार लागत मूल्य 50 रुपए अधिक मूल्य पर कुर्सी बेची जाती है। यही अतिरिक्त मूल्य है जो सीधा किसकी जेब में जा रहा है? पूंजीपति की, जबकि श्रमिक का भी अधिकार वहां पे होना चाहिए, ऐसा मार्क्स कहते हैं। क्लियर हो गया? और यही आपका अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। इसमें बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया है। तो आप क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हो कि अतिरिक्त मूल्य का मूल्य की अवधारणा मार्क्स के द्वारा दी गई है और इनका कहना यह है कि उत्पादित वस्तु का ये आप डेफिनेशन दे सकते हो या अपने शब्दों में भी आप अपने विचार दे सकते हो और उदाहरण कोई भी लिख सकते हो। फिर पूंजीवाद समाज में अलगाव से क्या तात्पर्य है? पूंजीवादी जो समाज है वहां पे अलगाव से क्या तात्पर्य है ये पूछ रहे हैं। मार्क्स का जो अलगाववाद है, तो मार्क्स के अनुसार समाज आर्थिक आधार पर 2 भागों में बटा हुआ है। ये समाज को आर्थिक आधार पे बांट रहे हैं, सामाजिक और राजनैतिक आधार पे विभाजन नहीं है। याद रखिएगा किस आधार पे विभाजन है? आर्थिक। अर्थ जो है विभाजन का कारण है। कार्ल मार्क्स के अनुसार 2 भागों में बटा हुआ है। पहला पूंजीपति है और एवं शोषित वर्ग, जिसमें पूंजीपति वर्ग शोषित वर्ग का शोषण करके और अधिक पूंजी बनाता है। पूंजीपति शोषित वर्ग, ये 2 भागों में बांटा है इन्होंने, और ये कह रहे हैं कि जो पूंजीपति वर्ग है वो शोषित वर्ग का शोषण कर रहा है। जो हमने पहले अभी बताया वही चीज ही पूछी गई है अलगाववाद के उसमें। पूंजीपति वर्ग शोषित वर्ग का शोषण करके और अधिक पूंजीपति बनता जा रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर वो ज़्यादा ले रहा है अतिरिक्त मूल्य तो वो जो है पूंजीपति बनेगा। परंतु शोषित वर्ग की सामाजिक परिस्थिति बदतर होती जा रही है, यानी वो जितना मेहनत कर रहा है, अब जो पूंजीपति है वो क्या करेगा? वो सोचेगा और कम में हमको श्रम मिल जाए, और कम में मिल जाए तो उसको और लाभ होगा, वो और बड़ी फैक्ट्री खोलेगा और मशीन लगा देगा, तो मशीन लगा देगा तो हमें श्रम की ज़रूरत कम पड़ेगी। श्रम की ज़रूरत कम पड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा लोग आएंगे एक पोस्ट के लिए। अगर एक पोस्ट निकाली है तो जो कम मूल्य में हमें उनसे योग्य मिलेगा हम उसको रख लेंगे। तो वो चीज़ ये बोल रहे हैं कि उसकी जो सामाजिक स्थिति होगी वो बदतर होती जाएगी, जिसकी वजह से पूंजीपति समाज में अलगाव उत्पन्न हो जाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि पूंजीवादी समाज पूरी तरह से स्वार्थपूर्ण समाज है, यानी सिर्फ वो स्वहित चाहता है, अपना ही हित चाहता है। उसको अपने जो वर्कर्स हैं उनसे कोई मतलब नहीं होता है। इसमें लोग या समूह एक दूसरे से निजी स्वार्थ या लाभ प्राप्ति की इच्छा से जुड़े होते हैं, और जो इसमें लोग या समूह जुड़े होते हैं वहाँ पे सबका अपना ही स्वार्थ निहित होता है। इस प्रकार जिसके पास पूंजी रहती है वह निजी स्वार्थ या लाभ परक उद्देश्य से अन्य लोगों से जुड़ता है और वह अधिक पूंजी अर्जित करता है। इससे समाज का एक तबका पीछे छूट जाता है जिसे निम्न वर्ग कहा जाता है। यानी जो ऊंचा उठता जा रहा है वो ऊंचा उठता जाएगा और जो शोषित वर्ग है वो नीचा ही और नीचा होता चला जा रहा है, ऐसा मार्क्स का कहना है। और यही अलगाववाद को जन्म देगा। अलगाववाद यानी जो ऊंचा है पूंजीपति वो ऊंचा ही होता जा रहा है, यानी मान लो पहले इतना था तो अब और ऊंचा हो जाएगा, फिर और ऊंचा हो जाएगा। लेकिन जो आपका ये शोषित वर्ग था वो नीचा था और नीचा होता जाएगा और नीचा होता जाएगा।
ऐसे उसके सामाजिक स्तर में पतन होना शुरू हो जाता है, जबकि इसके सामाजिक स्तर में ऊंचाई बढ़ती जाती है। यही अलगाववाद है मार्क्स के अनुसार। फिर बात करते हैं दुर्खीम के श्रम विभाजन से क्या तात्पर्य है। दुर्खीम ने श्रम विभाजन को किस रूप में लिया है वो देखते हैं। दुर्खीम ने सामाजिक आधार पर श्रम विभाजन को प्रस्तुत किया है। ध्यान रखिएगा कि दुर्खीम ने सामाजिक आधार माना है श्रम विभाजन का, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि किसने सामाजिक आधार माना है श्रम विभाजन का, तो दुर्खीम ने सामाजिक आधार पर श्रम विभाजन को प्रस्तुत किया है। समाज के संचालन के लिए प्रत्येक व्यक्ति या समूह के कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु उनमें समायोजन होता है। ये कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के कार्य अलग अलग होंगे, लेकिन अलग अलग होते हुए भी, जैसे आपके बॉडी पार्ट से अलग अलग होते हुए भी मिल करके काम करते हैं, वैसे समाज भी मिल करके काम करता है, समायोजन होता है। दुर्खीम का श्रम विभाजन यही कहलाएगा। जैसे मान लीजिए किसी संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इनके कार्य अलग अलग हैं। संस्था निर्देशक का कार्य निर्देश देना है, संस्था प्रबंधक का प्रबंधन करना है, संस्था के लिपिकों का कार्य पत्राचार और सूची तैयार करना है, चपरासी का कार्य संस्था के उपरोक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा करना है, जिसके लिए उन्हें निश्चित राशि दी जाती है। भाई जिसकी जैसी पोस्ट है उस तरह से उनको वो राशि दी जा रही है। इस प्रकार कार्यों में भिन्नता के बावजूद सभी संस्था में समायोजित होते हैं, यानी जुड़े रहते हैं। चाहे मालिक हो, चाहे लिपिक हो, चाहे चपरासी हो, चाहे उनका हेल्पर हो, सारे उस संस्था से अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग श्रम प्राप्त करते हुए भी वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और यही क्या है आपका दुर्खीम का श्रम विभाजन है। आधार क्या है? सामाजिक। ध्यान रखिएगा कि दुर्खीम के श्रम विभाजन का आधार सामाजिक है। फिर दुर्खीम की 4 बुक्स आपको बतानी है। दुर्खीम एक फ्रेंच समाजशास्त्री थे, ये ध्यान रखिएगा, ये भी फ्रेंच समाजशास्त्री थे, और इनकी पुस्तक है सुसाइड। याद रखिएगा, बहुत कॉमन सा सब्जेक्ट है, याद भी रहेगा। तो सुसाइड बुक जो है वो दुर्खीम की है। और या अगर आत्महत्या पर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विवरण किसने दिया है, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है इस पे किस बुक में दिया है, तो सुसाइड पे। या किसने आत्महत्या पर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विवरण दिया है, तो दुर्खीम ने। ये अलग से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, श्रम विभाजन का सिद्धांत भी आपके दुर्खीम का है। तो द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इसमें इन्होंने श्रम के आधार पर समाज जो है वो प्रस्तुत किया है। फिर द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, समाजशास्त्र में वैज्ञानिकता इन्होंने प्रस्तुत की है। फिर मोरल एजुकेशन, ये जो है नैतिकता से संबंधित विवरण है। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं इनकी बुक। सुसाइड पहली बुक, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी दूसरी, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, फिर मॉरल एजुकेशन। तो मॉरल एजुकेशन पे किसने बात करी है? दुर्खीम ने। सुसाइड पे किसने बात करी है? दुर्खीम ने। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पे बात किसने करी है? दुर्खीम ने। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पे किसने बात करी है? दुर्खीम ने। तो ये 4 बुक आप याद करिएगा। फिर से एक बार बोल दे रही हूँ, सुसाइड, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, मोरल एजुकेशन। बस 4 इजी बुक हैं और आप कम से कम 10 बार बोलिएगा और लिखिएगा, याद हो जाएगी। फिर मैक्स वेबर की 4 प्रमुख कृतियां, मैक्स कृतियां बोले या उनकी पुस्तकें बोले एक ही है, तो इनकी भी एक बार देख लेते हैं। ये कहाँ के हैं? ये जो है ये आपके जर्मन समाजशास्त्री हैं, ठीक है। तो ये कहाँ के हैं? ये भी एक बार एक ग्राफ बना लीजिएगा कि कौन कहाँ के हैं। यहाँ पे कहाँ के लिख लीजिए और यहाँ पे वो समाजशास्त्री लिख लीजिएगा और नाम लिख लीजिएगा।
और यहाँ पे लिख लेंगे तो एग्जाम टाइम में आप फटाफट आप रिवाइज कर लोगे कि कौन कहाँ का है, ठीक है। फिर इनकी बुक देख लेते हैं, मैथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, फिर द सिटी, ऑनलाइन इकोनॉमी एंड सोसाइटी, फिर द लेआउटलुक बुक्स, ये जो है इनकी पुस्तकें हैं। फिर से देख लेते हैं मैथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, इसमें इन्होंने समाजशास्त्र में वैज्ञानिक विधि इसके बारे में बताया है। द सिटी में आर्थिक और सामाजिक विवरण प्रस्तुत किया है। ऑनलाइन इकोनॉमी एंड सोसाइटी में सामाजिक आर्थिक विचार अपने प्रस्तुत किए हैं। और द लेआउटलुक बुक में संगठित प्रारूप निर्माण से संबंधित चीज़ें प्रस्तुत करी हैं। बुकों को बेटा एज इट इज़ यही याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करिएगा कि जितनी इसमें बुक्स हैं वो एक साथ एक पेज में ही लिख करके बार बार जो है एक दूसरे के पास रखेंगे तो याद आ जाएगा कि ये इनकी है, ये इनकी है। उसको बाद ग्राफ के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। अगर हमारे पास टाइम होता तो मैं खुद बता देती, लेकिन क्योंकि जल्दी पूरा करना है इसलिए थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं सामाजिक उद विकास की परिभाषा। सामाजिक उद विकास का जो सिद्धांत है वो डार्विन का है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि किसका कौन सा सिद्धांत है। तो सामाजिक उद विकास पे बात करी है डार्विन ने, और डार्विन ने उस विकासी सिद्धांत को स्पेंसर ने समाज पर लागू किया। उद विकासी सिद्धांत था तो डार्विन का, सामाजिक उद विकास की परिभाषा ये पूछ रहे हैं, तो डार्विन के उद विकासी सिद्धांत को स्पेंसर ने समाज पर लागू किया और सामाजिक उद विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो उद विकासी सिद्धांत था किसका? डार्विन का। लेकिन इसी सिद्धांत को स्पेंसर ने आगे बढ़ाते हुए समाज पर लागू किया और सामाजिक उद विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि था तो ये डार्विन का, लेकिन इसमें जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है सामाजिक उद विकासी सिद्धांत, वो स्पेंसर ने प्रस्तुत किया है। इनके अनुसार समाज का उद विकास भी सरलता से जटिलता की ओर होता है। जाहिर सी बात है कि किसी चीज का हम निर्माण करते हैं तब वो सरल होती है, चाहे वो आपका समाज हो, चाहे रीतियां हो, चाहे आपका समाज संस्था हो, चाहे समिति हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। अगर उसका निर्माण होता है तो पहले वो सरल अवस्था में होती है, धीमे धीमे जैसे जैसे विकास होता रहता है तो वो जटिलता की ओर आती है। तो ये किसने बोला है? ये आपका उद विकासी सिद्धांत कहता है। और अभिन्नता से भिन्नता की ओर, यानी पहले कैटेगरीज नहीं होंगी। मान लीजिए परिवार एक छोटा है, 2 बच्चे और माँ बाप, तो क्या इसमें विभाजन होगा? नहीं होगा। मिलके रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे। और जैसे जैसे 2 बच्चे के 2 बच्चे, फिर 2 बच्चों के 4 बच्चे या 5 बच्चे, तो लो धमाधम शुरू। तो यही उद विकासी सिद्धांत है कि पहले जो है वो सरलता से जटिलता की ओर धीरे धीरे हर चीज जाती है। जैसे आप नर्सरी में पढ़ रहे थे, छोटी छोटी चीज़ें थी, जैसे आप बड़ी क्लास में, फिर उससे बड़ी क्लास में, तो जटिलता की ओर जा रही है। बस सिंपल सी चीज़ समझिएगा कि कोई भी चीज़ है जब वो स्टार्टिंग अवस्था में रहती है तो वो सरल रहती है, और जैसे जैसे वो अपने विकास की ओर बढ़ती है वो और जटिल होती जाती है। पहले अगर आप कार ही ले लीजिए या कुछ भी लीजिए, वो सरल उसमें थी, जैसे जैसे बढ़ते जा रहे तो उसमें सिस्टम और बढ़ते जा रहे हैं और सुविधाएँ बढ़ती जा रही हैं। वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। तो सरलता से जटिलता, अभिन्नता से भिन्नता, असंबद्धता से संबद्धता, ठीक है, असंबद्धता से संबद्धता की ओर हुआ है। बस इसको ध्यान रखिएगा, सरलता से जटिलता, अभिन्नता से भिन्नता, असंबद्धता से संबद्धता। कहने का मतलब यही है कि सरल से जटिल की ओर जा रही, कठिन की ओर जा रही है। इजी से वो जो आपका कठिन है उसकी ओर जा रही है, बस इतना याद रखना है।
जटिलता में वृद्धि हुई है। स्पेंसर के मतानुसार सामाजिक उद्विकास के दौरान व्यक्तियों एवं संघर्षों में संघर्ष भी चलता है। जाहिर सी बात है कि उद्विकास के दौरान जब सरलता से जटिलता की ओर जाएंगे तो संघर्ष होगा, तो संघर्ष की भी स्थिति आती है। तो सामाजिक उद्विकास क्या है? सरलता से जटिलता, अभिन्नता से भिन्नता, असंबद्धता से संबद्धता की ओर और जाना है। प्रारंभ में व्यक्ति अकेला था और धीरे धीरे परिवार अस्तित्व में आया और परिवार के सम्मिलन से समाज बना। अब जब इनका कहना यह है कि जब समाज बना होगा तो पहले तो बना ही नहीं होगा। स्टार्टिंग में क्या होगा कि एक परिवार, फिर एक परिवार से दो परिवार, दो परिवार से तीन परिवार, तो लड़ाई नहीं हुई है। फिर धीमे से 10 लोगों का एक समाज बना, क्योंकि उसकी सुरक्षा के लिए भी एक मुखिया की ज़रूरत थी। तो जब मुखिया बनेगा तो मुखिया को नियंत्रण के लिए सेना भी चाहिए होगी, उसके सहयोग के लिए अन्य कर्मचारी भी चाहिए होंगे। फिर जैसे 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 रूप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसमें क्या होगा, संघर्ष की भी स्थिति आएगी और ये जटिलता की ओर या भिन्नता की ओर या संबद्धता की ओर भी बढ़ने लगेगा। कब बढ़ेगा? सरलता से, अभिन्नता से और असंबद्धता से आपकी जटिलता, भिन्नता और संबद्धता की ओर ये क्रम जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।